देखो अभी यहाँ पर 2 शो करे और वहाँ पर 7 है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ एक बार जरा। ओके, सो कल आपने कॉम्पेक्शन कॉम्पेक्शन टॉपिक का था, उसको बेसिकली कंप्लीट करा, कॉम्पेक्शन के बारे में डिस्कस करा। कॉम्पेक्शन नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास, एंड टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक शुरू हो जा रहे हैं आपके पास, जिनसे अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। अब वो सारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं आपके धीरे धीरे, जिनसे अगर क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो द टॉपिक इज कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन। हेडिंग डालो जरा, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन। कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन, चलिए ये टॉपिक आपके पास है, कंप्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन। सो कॉम्पेक्शन कर लिया हमने। कॉम्पेक्शन का मतलब क्या था? नाउ नेक्स्ट है आपके पास में कंप्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन नेक्स्ट। तो क्या मतलब है कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन का? सबसे पहले मतलब समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग पता है ऑलरेडी, क्या मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी का? कंप्रेस करना, सिंपल, दबाना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब सिंपल क्या है? कंप्रेस होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपने स्ट्रेसेस देख लिए कि भाई सॉइल के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेस अप्लाई होते हैं। सॉइल के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेस पता करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक स्ट्रेस तो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए थे, वी हैव कैलकुलेटेड इन द अफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक। अफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक में आपने वो सारे कैलकुलेट कर लिए कि भाई जो सेल्फ वेट की वजह से डेवलप होते हैं वो हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। एक और तरीका था स्ट्रेस के डेवलप होने का। क्या तरीका था दूसरा स्ट्रेस के डेवलप होने का? अभी वो डिस्कस नहीं करा हमने, डिस्कस करना है आगे चल के, वो छोटा सा टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है, उसको बाद में कर लेंगे। अभी ये बताओ दूसरा तरीका क्या है स्ट्रेस डेवलप होने का? कोई सरफेस पे लोड अप्लाई कर दो, कोई सरफेस पे लोड अप्लाई करवा दो, दैट विल आल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेसेस। वो भी स्ट्रेस को डेवलप करवाएगा सॉइल के ऊपर। ठीक है, ये मतलब है। सो दो तरह की कंडीशन आ गई आपके पास में। एक कंडीशन हो गई क्या कि भाई सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेस डेवलप हुए। दूसरा क्या हुआ आपके पास में? दूसरा आपके पास में हुआ कि एक्सटर्नल जो आपने लोड अप्लाई करवाया सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हुए। तो दो रीजन आ गए स्ट्रेस के डेवलप होने के। अगर मुझे टोटल स्ट्रेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ऐड कर लूंगा, सिंपल। आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने के बाद में टोटल स्ट्रेस मिल जाएगा जो कि सॉइल के ऊपर डेवलप हो रहा है। सो स्ट्रेसेस पता लग गए जो कि सॉइल के ऊपर डेवलप होंगे। अब स्ट्रेसेस पता है आपको, उस स्ट्रेसेस की वजह जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, जो प्रेशर आ रहा है सॉइल के ऊपर, उसकी वजह से सॉइल में क्या होगा? कंप्रेशन डेवलप होगा। सॉइल क्या करेगी? कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, सॉइल में कंप्रेशन आएगा। अब लोड अप्लाई करा, लोड अप्लाई करना कैसे करवाया वो देख लिया हमने। उस लोड की कैलकुलेशन कैसे करनी है कि भाई कितना लोड अप्लाई हो रहा है वो भी देख लिया हमने। एक कंपोनेंट लोड का बचा हुआ है अभी, सरफेस वाला, उसको मैं करा दूंगा, इस टॉपिक के बाद कर लेंगे, वो छोटा टॉपिक है आपका। पहले बड़े बड़े टॉपिक कर लेते हैं। तो लोड की कैलकुलेशन कर ली। अब जब लोड अप्लाई करा, लोड अप्लाई करने के बाद सॉइल क्या करेगी? कंप्रेस करेगी ना। जब कंप्रेस करेगी सॉइल, जब कंप्रेस करेगी सॉइल, कंप्रेशन में होगा क्या? बेसिकली कंप्रेशन में होगा क्या आपके पास? देयर विल बी द सेटलमेंट इन द सॉइल, देयर विल बी द कंप्रेशन इन द सॉइल। आप ये चीज समझ सकते हैं कि सॉइल सैंपल है, आप उसको ऊपर से ऐसे कंप्रेस कर रहे हो तो होगा क्या? सॉइल में कंप्रेशन होगा, दैट विल लीड टू द चेंज इन द वॉल्यूम। वो क्या करवाएगा? विल लीड टू द चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम का वहां पे चेंज होगा, वहां पे वॉल्यूम का चेंज होगा। एंड वो जो वॉल्यूम का चेंज है, सोचो कंप्रेशन हुआ, वॉल्यूम का चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज होने में एरिया भी चेंज हो सकता था एंड हाइट भी चेंज हो सकती थी। सिंपल है भाई, वॉल्यूम चेंज होनी है, वॉल्यूम चेंज में एरिया भी चेंज होगा, हाइट भी चेंज होगी। बट हम क्या करेंगे? हम जो बेसिकली चेंज इन एरिया, सिंस आपका जो सॉइल मास है, दैट सॉइल मास इज अज्यूम्ड टू बी सेम इनफाइनाइट। सॉइल मास है उसको सेम इनफाइनाइट मान के चलते हैं। सेम इनफाइनाइट मानने का ये मतलब है कि एरिया हम इनफाइनाइट लेके चलते हैं, दैट डेप्थ इज अज्यूम्ड टू बी फाइनाइट।
डेप्थ इज अज्यूम्ड टू बी फाइनाइट। सॉइल मास जो होती है उसको सेमी इनफाइनाइट अज्यूम करके चला जाता है, मतलब डेप्थ आप फाइनाइट मान के चलते हो एंड एरिया क्या है, इनफाइनाइट मान के चलते हैं। सो अगर जो डायमेंशन इनफाइनाइट है एरिया, जो डायमेंशन इनफाइनाइट है एरिया, उस डायमेंशन में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। एरिया इनफाइनाइट है, उसमें जो चेंजेस तो होंगे, देयर विल बी चेंजेस इन द एरिया, एरिया में भी चेंज होंगे, लेकिन हम एरिया के चेंज कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, सिंस इनफाइनाइट मान के चल रहे हो, आपको नहीं पता कहां तक बाउंड्री है, कहां तक वो एरिया एक्सटेंड कर रहा है, हमें नहीं पता। सो हम उसमें चेंजेस नेगलेक्ट करके चलेंगे, यानी कि जो भी लोड अप्लाई करने पे जो भी चेंज आया वॉल्यूम का, जो भी कंप्रेशन हुआ, उस कंप्रेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे किसके फॉर्म में, चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्म में। एंड दैट चेंज इन वॉल्यूम विल बी ड्यू टू द change in the area as well as will be due to the change in the volume। लेकिन since area is assumed to be semi infinite, हम मान के चलेंगे कि जो भी वॉल्यूम का चेंज हुआ है that is only because of the change in the height। वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, that is only because of the change in the height। वो सिर्फ हाइट के चेंज होने की वजह से हुआ है। सिंपल, आपके पास में हाइट के चेंज होने की वजह से आपके उस सैंपल में क्या हुआ है, वॉल्यूम का चेंज हुआ है। सो ये जो हाइट का चेंज हो रहा है, हाइट रिड्यूस होगी बढ़ेगी, हाइट रिड्यूस होगी कम हो जाएगी या बढ़ेगी, कम हो जाएगी। सिंपल, हाइट क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। एंड दैट रिडक्शन इन द हाइट, इस हाइट के रिडक्शन को, इस रिडक्शन इन द हाइट को क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। ये जो हाइट में रिडक्शन हो रहा है, कम हो रही है जो हाइट, सैंपल की जो हाइट कम हो गई, इसी को क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। सिंपल, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। ये मतलब आता है समझ में, ये मतलब आता है समझ, सिंपल पॉइंट। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। स्ट्रेसेस अप्लाई करे, स्ट्रेस अप्लाई करे तो क्या होगा, वहां पर कंप्रेस होगी सॉइल, कंप्रेस होगी तो मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज करेगी। दैट वॉल्यूम चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, दैट वॉल्यूम चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द चेंज इन द एरिया एज वेल एज इन द चेंज इन द हाइट। बट हम क्या मान के चलेंगे कि जो भी चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन द हाइट ओनली। हाइट में मान के चलेंगे हम, वो सिंपल एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे, हाइट में चेंज मान के चल रहे हो। हाइट में अगर आप चेंज मान कर चल रहे हो, दैट चेंज इन द हाइट, अब वो चेंज हाइट में कैसा है, रिडक्शन है या फिर इंक्रीज है, हाइट में रिडक्शन है इंक्रीज है, रिडक्शन है। सिंपल, हाइट में क्या है, हाइट में रिडक्शन है। अगर हाइट में रिडक्शन है, इसी रिडक्शन इन हाइट को क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ सेटलमेंट। सो इसका मतलब है सेटलमेंट। ये आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे चलनी है। अब ये जो टॉपिक है, पूरे टॉपिक में हमारा एम क्या रहेगा, हमें यही पता कराना है कि भाई कितना सेटलमेंट सॉइल में होगा। यही टॉपिक का एम है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि सॉइल में कितना सेटलमेंट होगा ऑन द एप्लीकेशन का लोड, यही हम पता करना चाहते हैं। सेटलमेंट अगर नहीं पता होगा, दैट सेटलमेंट शुड बी विद इन अ परमिसिबल लिमिट। वो जो सेटलमेंट है वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं कि सॉइल 15-20 मीटर से नीचे चली गई। अगर 15-20 मीटर नीचे चल जाएगी तो क्या होगा, वहां पे सिंपल फेल कर जाएगा आपका स्ट्रक्चर जो है। सो सेटलमेंट जो है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। दैट सेटलमेंट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। ये सारे के सारे पॉइंट निकल कर आते हैं। नाउ कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है भाई, दैट इज द चेंज इन द वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस होना, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। लोड अप्लाई करने पे वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम चेंज। हमारे केस में वॉल्यूम चेंज कैसा है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम चेंज है। हमारे केस में जो वॉल्यूम का चेंज है वो डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम चेंज डिक्रीजिंग है। और वो डिक्रीज भी किस में हो रहा है, डेप्थ में हो रहा है। डिक्रीज भी किसमें हो रहा है, दैट डिक्रीज इज टेकिंग प्लेस इन द डेप्थ ओनली। और उस डिक्रीजिंग हाइट को क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द सेटलमेंट ओनली। ये सारे के सारे पॉइंट आपके पास निकल कर आ गए। अब इनको लिख लेते हैं। अब सो कंप्रेसिबिलिटी आया, सेटलमेंट आया। अब सेटलमेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो डिस्कस करने हैं हम। एक पहले सुन लो, एक साथ आराम से डिस्कस कर लेंगे। फिर सेटलमेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखना है। भाई सेटलमेंट तो हो गई, लोड अप्लाई करा आपने, सेटलमेंट हुआ। अब सेटलमेंट होने के रीजन क्या क्या रहेंगे वो चीज देखनी है। सेटलमेंट बहुत सारे रीजन की वजह से मिलेगा आपको। जैसे मेनली सेटलमेंट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। सेटलमेंट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक तो क्या है आपके पास में, इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पैक्शन। फर्स्ट जो है इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पैक्शन। ये बताओ, जब इनिशियल कंप्रेशन हो रहा था या फिर कॉम्पैक्शन हो रहा था, सॉइल वहां पर भी तो सेटल ही कर रही थी। सॉइल तो सेटल ही कर रही थी ना वहां पर भी। भाई पार्टिकल पास पास जा रहे थे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हाइट का रिडक्शन हो ही रहा था, सेटलमेंट था। तो ये भी तो कारण होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई सेटलमेंट का कारण क्या हो सकता है, दैट मे बी अब वो कॉम्पैक्शन हुआ था, सेटल हो रही थी सॉइल, वो क्यों हो रहा था, एक्सपल्शन ऑफ एयर की वजह से हो रहा था। दैट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द एयर। जो पहला सेटलमेंट का रीजन आपके पास में निकल कर आया वो क्या है, एक्सपल्शन ऑफ द पोर एयर। और जो एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर है उसकी वजह से जो हो रहा है चीज आपके पास में कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्पैक्शन में क्या है, कैसे करना है, वो चीज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। एयर निकलती है, कैसे क्या होता है, कॉम्पैक्शन कराना है, वो सारी चीज आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो पहला रीजन निकल कर आया। चलिए अब जब जब हम बात करेंगे, जब आपने जैसे ये लोड अप्लाई करवाया, जैसे ही आपने लोड अप्लाई करवाया, लोड अप्लाई करने पे क्या होगा, ये चीज मैंने बताई थी कि एयर का एक्सपल्शन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। तो जैसे ही लोड अप्लाई करा, लोड अप्लाई करने पे एयर सडनली बाहर जाएगी।
एयर का एक्सपेल्शन सडनली होगा, सडन एयर बाहर जाएगी एकदम से इमीडिएटली। सो एयर का एक्सपेल्शन हो गया, एयर का एक्सपेल्शन हुआ। अब जब एयर का एक्सपेल्शन हुआ, एयर का एक्सपेल्शन हुआ, तो अब ये बताओ एक्सपेल्शन हो गया एयर का, यहाँ पर जो एयर का एक्सपेल्शन हुआ है, क्या यहाँ पे पूरी की पूरी एयर बाहर चली जाएगी या कुछ क्वांटिटी बच जाएगी अभी प्रोवाइड्स में? सारी की सारी क्वांटिटी ऑफ एयर बाहर चली जाएगी वॉइड्स में से। ठीक है, होगा क्या, सारी की सारी क्वांटिटी ऑफ द एयर जो होगी वो वॉइड्स में से बाहर जाएगी। ये पॉइंट आता है समझ में? पूरी की पूरी एयर एक्सपेल आउट करेगी वॉइड्स में से। ठीक है, पूरी एयर एक्सपेल आउट करेगी। इसका रीजन तो समझो, हमने हमने जो कॉम्पेक्शन करवाया था, कॉम्पेक्शन में आप आर्टिफिशियली लोड अप्लाई कर रहे थे, लोड अप्लाई करके हटा लेते थे, तो जब लोड हटता था तभी तो एयर एंटर करती थी उसके अंदर दोबारा से। जो कंसोलिडेशन होता है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपने वहां पे घर बना दिया उसके ऊपर। क्या घर को ऐसे करेंगे, बना दिया और कल हटा दिया उसको जाकर? क्या घर का ऐसा नहीं कर रहे ना कि भाई आज घर बना दो कल उसको हटा दो जाके वहां से, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप वहां पे परमानेंटली लोड को प्लेस कर रहे हो, तो जैसे ही आप लोड को वहां पे परमानेंटली प्लेस करोगे, वो इसमें से पूरी की पूरी एयर एक्सपेल आउट करेगी और दोबारा से वो एंटर नहीं करने वाली वहां पे। तो ये समझ में आया कि पहला जो प्रोसेस हो रहा है कंसोलिडेशन, ये जो हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी की, वॉल्यूम चेंजेस की, 3 रीजन बताऊंगा इसमें। पहला रीजन आप डिस्कस कर रहे हो क्या, कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन से आप कभी भी 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन अचीव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर होगी, क्योंकि ये आप आर्टिफिशियली नहीं कर रहे, ये नेचुरली हो रही है। वहां पे लोड अप्लाई करने पे आप वहां पे देखोगे कि पूरी एयर बाहर जाएगी वहां पे। तो ये बताओ सबसे पहले होगा इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पेक्शन, और जिस समय पे आपका क्या होगा, इसमें एयर का एक्सपल्शन होगा, एयर का एक्सपल्शन होगा। आप ऑब्जर्व क्या करोगे, लोड अप्लाई करने पे आपकी इंस्टेंटेनियसली कुछ टाइम बाद पूरी की पूरी एयर बाहर चली जाएगी, पूरी की पूरी एयर बाहर चली जाएगी। जिस समय पे एयर बाहर जाएगी देयर विल बी सम सेटलमेंट्स, वहां पे कुछ ना कुछ सेटलमेंट्स होंगे, क्योंकि वही कल वाला टॉपिक कॉम्पेक्शन, एयर बाहर जा रही है, पार्टिकल पास पास आएंगे, सेटलमेंट होगा कुछ ना कुछ। तो जिस समय पे वॉइड्स में से पूरी की पूरी एयर बाहर चली गई, जिस समय से वॉइड्स में से पूरी की पूरी एयर बाहर चली जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आपका इनिशियल कंप्रेशन पूरा हो चुका, इनिशियल कंप्रेशन पूरा हो चुका, कॉम्पेक्शन की प्रोसेस पूरी हो गई। और इनिशियल कंप्रेशन पूरा हो चुका, कॉम्पेक्शन की प्रोसेस पूरी हो गई, इसका क्या ये मतलब है कि सॉइल आपकी 100% सैचुरेट हो चुकी? यस, बिल्कुल, सॉइल आपकी क्या है, 100% सैचुरेट हो चुकी। अब सॉइल 100% सैचुरेट हो चुकी है, अब होगा आपका क्या, कंसोलिडेशन शुरू होगा। अब कंसोलिडेशन शुरू होगा, कॉम्पेक्शन की कहानी वहां तक थी वो खत्म हो चुकी। लेकिन पूछेगा कोई कि भाई कॉम्पेक्शन से पूरी एयर को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस समय पे कंसोलिडेशन होगा शुरू, जिस समय पे कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन शुरू होगा, कंसोलिडेशन शुरू होने से पहले पूरी एयर निकल चुकी होगी बाहर। सबसे पहले इंस्टेंटेनियसली जैसे आप लोड अप्लाई करोगे, इनिशियल कंप्रेशन होगा और उसमें पूरी की पूरी एयर बाहर जाएगी। अब जैसे ही पूरी की पूरी एयर बाहर चली गई, सॉइल 100% सैचुरेट हो गई, सेटलमेंट्स हो जाएंगे। अब प्रोसेस होगी आपकी क्या, कंसोलिडेशन की शुरू। तो कॉम्पेक्शन वाला पार्ट हो चुका है आपका, पूरी एयर बाहर चली जाएगी, सैचुरेशन हो गया आपके पास 100%। सो ये अब आपका क्या शुरू होगा, कंसोलिडेशन शुरू होगा। मुझे बताओ जब मेरा कंसोलिडेशन शुरू हुआ, सो कंसोलिडेशन की शुरुआत में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? कंसोलिडेशन शुरू होने पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? 100% है, सिंपल। सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कंसोलिडेशन, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द कंसोलिडेशन पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी आपके पास में? 100% हो गई, क्लियर पॉइंट आता है। अब क्या होगा, अब वहां से देयर विल बी एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर। अब वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी ट्रांसफर होने लग जाएगी किस पे, जो लोड आपने अप्लाई करवा रखा था वो ट्रांसफर होने लगा किस पे, वाटर पे। अब वाटर पे वो लोड ट्रांसफर होने के बाद वाटर को एक एनर्जी मिल गई, ऑब्वियसली आपने वाटर पे एक्स्ट्रा लोड अप्लाई कर दिया, सो उसकी वजह से वाटर के पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा। सिंपल पॉइंट है, आपने वाटर के ऊपर लोड अप्लाई करा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोड अप्लाई करो वाटर के ऊपर, जो आप अप्लाई करवा रहे हो स्ट्रक्चर का, उसकी वजह से वाटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। एक नया टर्म आया यहाँ पे निकल के, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का मतलब क्या है कि भाई जो एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ पानी में, पोर वाटर प्रेशर तो था वहां पे, पोर वाटर प्रेशर तो आपने पढ़ रखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस में पढ़ा रखा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहते हैं, जो कि पानी के पास में डेवलप हुआ, इसको कहते हैं क्या, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करा दिया आपने पानी में, या फिर ये कह सकते हो कि पानी में आपने एक एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप करवा दी। प्रेशर डेवलप करने का मतलब क्या है, पानी में आपने एक एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप करा दी। अगर पानी के पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, ऑब्वियस सिंपल सी चीज है कि जिस भी इंसान के पास में एनर्जी आएगी वो क्या करेगा, जिस भी इंसान के पास में एनर्जी होगी वो क्या करने की कोशिश करेगा, बताओ। जिस भी इंसान के पास में एनर्जी होगी वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। सिंपल पॉइंट ये है कि जिसके भी पास में एनर्जी है वो कोशिश करेगा बाहर जाने की।
सो वो पर्सन बाहर जाने की कोशिश करेगा। बाहर जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे पर्सन कौन है, यहाँ भी पर्सन है आपके पास में वाटर, वाटर के पास में एनर्जी आ गई, वाटर के पास में एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर। नाउ बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर, वाटर का एक्सपल्शन शुरू हो जाएगा वॉइड्स में से, वाटर का एक्सपल्शन हो जाएगा शुरू वॉइड्स में से। अब वाटर एक्सपेल आउट होता जाएगा वॉइड्स में से, वाटर का एक्सपल्शन होता जा रहा है, अंदर स्पेस क्रिएट होता जा रहा है, वाटर बाहर जाता जा रहा है, एयर तो बाहर जा चुकी है ऑलरेडी, अब वाटर भी बाहर जाना शुरू हो रहा है, एयर अंदर क्या शुरू हो रहा है आपका, स्पेस क्रिएट होता जा रहा है। अब उस स्पेस में कौन आगे सेटल होते रहेंगे, उस स्पेस में कौन आगे सेटल होते रहेंगे, सॉलिड्स उस स्पेस में सेटल होते रहेंगे, सॉलिड्स। और जिस समय पे सॉलिड सेटल करेंगे, जिस समय पे सॉलिड सेटल करेंगे, क्या उस समय पे आपको हाइट का डिक्रीज देखने को मिलेगा, सेटल हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं सॉलिड्स, क्या हाइट का डिक्रीज होगा, हाइट का डिक्रीज होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्चुअली सेटलमेंट। यही तो है सेटलमेंट आपका, एक रीजन तो है सेटलमेंट का, दूसरा रीजन ये आ गया कि एक्सपेल्शन ऑफ द पोर वाटर। अब ये जो सेटलमेंट हो रहे हैं सॉइल मास के अंदर बिकॉज ऑफ द एक्सपेल्शन ऑफ द पोर वाटर, ये जो सेटलमेंट हुए बिकॉज ऑफ द एक्सपेल्शन ऑफ द पोर वाटर, इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसोलिडेशन। इसको कंसोलिडेशन कहा जाता है, कंसोलिडेशन कहते हैं। अब कंसोलिडेशन में भी दो प्रोसेस आएंगे आपके पास, दो तरह के कंसोलिडेशन होंगे, एक होगा हमारे पास में प्राइमरी कंसोलिडेशन और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा। तो एक तो होगा प्राइमरी कंसोलिडेशन और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा आपके पास में। प्राइमरी कंसोलिडेशन, ये जो सेटलमेंट हो रहा है तो अब ये कंसोलिडेशन शुरू हो चुका आपका, एक्सपेल्शन ऑफ एयर हो गया, कॉम्पेक्शन खत्म, कंसोलिडेशन शुरू हो चुका। कॉम्पेक्शन में दो पार्ट आए, एक पार्ट आया क्या, इनिशियल कंसोलिडेशन, दूसरा पार्ट सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इनिशियल कंसोलिडेशन में क्या होगा, एक्सपेल्शन होगा बिकॉज ऑफ द पोर वाटर। इनिशियल कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है, एक्सपेल्शन हो रहा है पोर वाटर का, एक्सपेल्शन हो रहा है पोर वाटर का, और एक्सपेल्शन जब होगा पोर वाटर का तो सेटलमेंट होगा। सो द सेटलमेंट होगा इनिशियल कंसोलिडेशन में बिकॉज ऑफ द एक्सपेल्शन ऑफ द पोर, और द पोर वाटर के एक्सपेल्शन की वजह से होगा सेटलमेंट। ये पॉइंट आया समझ में, ठीक है, ये पॉइंट आता है। सो इसको कहते हैं इनिशियल कंसोलिडेशन। सो ये बताओ, इनिशियल कंसोलिडेशन जब आपका शुरू हुआ, या फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस समय पे इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन शुरू हुआ, उसके शुरू होने से पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी थी, कितनी थी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, 100% थी, 100% थी। और जब ये प्रोसेस, ये सब स्ट्रक्चर बनने के बाद, हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर बनने के बाद हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर बनने के बाद बात चल रही है। ऑलरेडी आपको चीज बताई थी स्टार्टिंग में, कंसोलिडेशन प्रोसेस में बहुत बहुत साल लग जाएंगे आपके, बहुत बहुत साल लगेंगे उसमें। तो स्ट्रक्चर बना दिया, लोड अप्लाई कर दिया आपने, लोड अप्लाई कर दिया, उसके बाद में प्रोसेस शुरू हो रही है, ठीक। चलिए, अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में थी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%, पानी बाहर जाता जा रहा है, पानी बाहर जाता जा रहा है, लेकिन जिस समय पे आपका, अब ये देखो, जिस समय पे आपका पूरा का पूरा पानी जितना बाहर जाना होगा, जिस समय पे पूरा का पूरा पानी जितना भी बाहर जाना होगा, जिस समय पे वो पूरा पानी बाहर चला जाएगा जितना बाहर जाना था, इसका मतलब क्या है, आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो चुका। आया समझ में, भाई प्राइमरी कंसोलिडेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द एक्सपेल्शन ऑफ द पोर वाटर। जब वॉइड्स में से वाटर बाहर जाना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आपका एक्सपेल्शन पोर वाटर में से पानी का खत्म हो गया, मतलब आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है। अब मुझे बताओ, क्या वॉइड्स में से सारा का सारा पानी बाहर चले जाएगा, क्या वॉइड में सारा पानी बाहर चले जाएगा, नहीं, सारा पानी वॉइड्स में से बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ कितना पानी बाहर जाएगा वॉइड्स में से, अब तो बताऊं आंसर, कितना पानी बाहर जाएगा सिर्फ वॉइड में से, कितना पानी बाहर जाएगा वॉइड्स में से, ये कॉम्पेक्शन थोड़ी चल रहा है, क्या क्या कॉम्पेक्शन चल रहा है, 85 to 95%। ये 50% कहां से आई वाली, ऐसे 10% बोल दो, सिर्फ उतना ही पानी बाहर जाएगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो होगा, सारा पानी बाहर नहीं जाएगा। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो पानी होगा सिर्फ वही बाहर जाएगा। जैसे आपको जितनी एनर्जी मिली उतना ही तो काम करोगे। लेट अस सपोज मैंने आपको पढ़ने के लिए कुछ एनर्जी दी, अब एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी, तो जितनी मैंने एनर्जी दी उतनी तो आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन सफिशिएंट पूरी की पूरी आपने पढ़ाई नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। तो सिंपल पॉइंट है कि पूरा पानी बाहर नहीं जाएगा, पूरा पानी बाहर नहीं जाएगा, जितनी आपने उसको एनर्जी दी, जितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वहां पे डेवलप हुआ, उस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो बाहर पानी जाना था सिर्फ वही पानी बाहर जाएगा, पूरा पानी बाहर नहीं जाने वाला वहां पे। आया समझ में पॉइंट, अब ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपकी धीरे धीरे। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या चीजें हैं, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज आती है यहाँ पे, एक तरजागी की थ्योरी, एक चीज आएगी यहाँ पे तरजागी थ्योरी। जब आप तरजागी थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पर जाकर क्लियर होगा एक्चुअली कंसोलिडेशन होता कैसे है। अभी तो जस्ट चल रही है चीज, रियलिटी आएगी समझ में जब तरजागी की थ्योरी पढ़ोगे कि कैसे कंसोलिडेशन होता है एक्चुअल में। अभी तो बता दिया कि ठीक है ऐसे हो रहा है, बाकी ये रियलिटी वहां पे समझ में आएगी आपको कि कैसे होनी है चीज। तो कंसोलिडेशन, सारा पानी बाहर नहीं जाएगा, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग होगा पानी सिर्फ वही बाहर जाएगा आपके पास में।
तरजागी, तरजागी हु इज किसको कहते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसको कहते हैं? तरजागी को कहा जाता है। तरजागी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तरजागी को फादर कहा जाता है सॉइल मैकेनिक्स का। क्यों? तरजागी ने पैदा करा इसको। क्यों कहते हैं इनको फादर? इन्हें फादर क्यों कहा जाता है? साइंटिस्ट तो और भी बहुत सारे हुए, स्कैम्पटन भी साइंटिस्ट हुए, आपके पास मेयरोव भी साइंटिस्ट निकल कर आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो इन्हीं को क्यों फादर कहा जाता है? ऐसी क्या बात थी इनमें? सिंपल रीजन है, इनकी थ्योरीज बहुत एक्यूरेट थी। इनकी थ्योरी बहुत एक्यूरेट थी। इनफैक्ट जो पुराने लोगों की थ्योरी में जो एरर थे ना, वो भी इन्होंने आगे ठीक करे। सो सिंस इन्होंने जब से ये सॉइल मैकेनिक्स में एंटर करा, इन्होंने इस इंसान के आते सॉइल मैकेनिक्स एकदम से पूरी तरह फेस चेंज हो गया इसका। ऐसा नहीं कि सॉइल मैकेनिक्स सिर्फ इन्हीं के आने के बाद पैदा हुई है, ऐसा नहीं है। सॉइल तो चलती आ रही थी पहले से, लेकिन इनके आते ही एकदम से उसमें चेंज आया। जो भी थ्योरी में एरर्स थे वो सारे के सारे मॉडिफाई करेगा। अब कौन कौन से एरर है वो आपको आगे समझ में आएंगे धीरे धीरे, जब शेयर वगैरह बढ़ेंगे। तो इसलिए इनको फादर कहा जाता है सॉइल मैकेनिक्स का। इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। एंड तरजागी, तरजागी कौन थे? तरजागी वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ये बात भी सुनो, तरजागी जो थे, तरजागी वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो देखो कितने महान इंसान रहे होंगे। मतलब हमारे से सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद में सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते। और ये ऐसे इंसान रहे जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी ब्रांच में इतनी बड़ी रिसर्च कर दी। तो सोचो कितने महान इंसान रहे होंगे। ये पॉइंट आता है समझ में। चलो, सो ये पॉइंट आया आपको समझ में कि भाई क्या मतलब है। जब प्राइमरी कंसोलिडेशन, हम कब मान लेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन पूरा हो चुका? इस समय पे वाटर का एक्सपल्शन बंद हो जाएगा। पूरा का पूरा एक्सपल्शन बंद नहीं होगा, सॉरी, पूरा का पूरा पानी बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ वही पानी बाहर जाएगा जो कि कोरस्पॉन्डिंग होगा किसके? कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्सेस फोर वाटर प्रेशर की कोरस्पॉन्डिंग जो होगा वही बाहर जाएगा सिर्फ। तो मैं ये पूछूं यहाँ पे कि कंसोलिडेशन जब शुरू हुआ था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% था, एंड इस पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन बना रहता है 100%। कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना बना रहेगा? थ्रू आउट द प्रोसेस डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहेगा कितना? 100%। क्योंकि पूरा पानी बाहर नहीं जाने वाला है आपका। वॉइड्स अभी भी फिल्ड रहेंगे किससे? वाटर से ही फिल्ड रहेंगे, वाटर से ही फिल्ड रहेंगे अभी। आया समझ में पॉइंट? बताओ। बताओ। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट पॉइंट आया आपके पास में, जो प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो गया, कंसोलिडेशन चल रहा है पूरा, कॉम्पेक्शन की कहानी खत्म हुई, फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन आया। शुरू कब हुआ? जब इनिशियल कॉम्प्रेशन खत्म हुआ, सॉइल 100% सैचुरेट होगी, एट दैट पॉइंट आकर ये शुरू हुआ। जब ये शुरू हुआ, पानी ने बाहर जाना शुरू करा, पानी ने बाहर जाना शुरू करा, सॉइल आपकी क्या होती जा रही है? कंसोलिडेट होती जाएगी, पानी बाहर जाता जाएगा। पूरा पानी बाहर नहीं जाएगा, सॉइल अभी भी 100% सैचुरेट ही रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास में पॉइंट क्या? प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा जब पूरा का, जब वॉइड्स में से पानी का एक्सपल्शन बंद हो जाएगा। जब वॉइड्स में से पानी का एक्सपल्शन बंद हो गया, मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो चुका। नेक्स्ट पॉइंट आया आपका कि अब शुरू होगा आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब शुरू होगा आपके पास में क्या? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होगा? तो पानी तो बाहर नहीं जा रहा, अब पानी बाहर नहीं जा रहा है और ना ही एयर बाहर जा रही है, तो फिर भी अभी भी वहां पे सेटलमेंट हो रहे होंगे। अभी भी वहां पर क्या हो रहे हैं? सेटलमेंट हो रहे हैं। कुछ सेटलमेंट्स होंगे जो स्टिल वहां पे आपको ऑब्जर्व होंगे। पानी बाहर नहीं जा रहा, ना ही एयर बाहर जा रही है, बट स्टिल वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे सेटलमेंट्स होंगे जो आपको ऑब्जर्व होंगे, एंड दैट सेटलमेंट विल बी ड्यू टू द प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। अभी क्या मतलब है इसका समझेंगे आगे धीरे धीरे। टेक्निकली बता दिया कि टेक्निकली मतलब क्या है। दैट सेटलमेंट विल बी ड्यू टू द प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। सॉइल के जो सॉलिड्स होंगे वो क्या करेंगे? अपने आप को रीअरेंज करेंगे। सॉइल के सॉलिड्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब क्या है? सेटल डाउन होगी सॉइल मास। इसको कहते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। अब ये इसकी वजह से जो सेटलमेंट हो रहे हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सो कैसे सीक्वेंस रहा? सबसे पहले इनिशियल कंप्रेशन, एयर बाहर जा रही है, फिर आया आपके पास क्या? प्राइमरी कंसोलिडेशन आया, और इसके बाद में क्या आया? सेकेंडरी कंसोलिडेशन आया। सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। सेकेंडरी कंसोलिडेशन शुरू होगा एक तरह से जब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन ये सिर्फ एक कहने वाली बात है कि भाई प्राइमरी जब खत्म हो जाएगा तब सेकेंडरी शुरू होगा। एक्चुअली चल दोनों साथ साथ रहे होंगे, चल दोनों साथ साथ रहे होंगे। हम सिर्फ मान लेते हैं समझने के हिसाब से कि हाँ जब ये खत्म हो गया आपका तब ये शुरू होगा, बट एक्चुअली चल दोनों साथ साथ ही रहे होंगे। प्राइमरी कंसोलिडेशन जब शुरू हुआ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% था आपके पास में,
जब ये खत्म होगा तब भी 100% ही रहेगा। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट 100% ही रहेगी। ये पॉइंट आता है समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्रोसेस। अभी इसके बारे में एक बेसिक आइडिया ले लिया हमने कि है क्या, टॉपिक में करना क्या है आपको। बताओ मुझे क्लियर हुआ है नहीं हुआ पॉइंट सारे के सारे, बताओ जरा एक बारी। बताओ आया समझ। तो ये मतलब था इसका कि कोई क्या प्रोसेस है, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा आपका, हर साल न्यूमेरिकल आता है इस पेपर से गेट में, इस टॉपिक से। और न्यूमेरिकल भी अच्छे लेवल के बनते हैं, ऐसे नहीं सिंपल लेवल का न्यूमेरिकल बनेगा, बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल बन जाएंगे इस टॉपिक से आपके पास में। लिखो जरा, पॉइंट्स लिखने शुरू करो अपना। तो हेडिंग क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन है। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन अ सॉइल इज लोडेड, व्हेन अ सॉइल इज लोडेड, when a soil is loaded for, when a soil is loaded for stresses, when a soil is loaded for stresses, the volume will change, 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 and the volume change will be observed, and the volume change will be observed, and the volume change will be observed, and the volume change will be observed in vertical direction, in vertical direction, ब्रैकेट में लिख लो along height, vertical direction ब्रैकेट में लिखेंगे along height, in vertical direction ब्रैकेट में लिखिए along height, along height, along height, which is called as settlement, which is called as settlement, which is called as the settlement, इसको कहते हैं settlement कहते हैं, this is called as a settlement, this is called as settlement, ये settlement कहलाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट आई आपके पास में कंडीशन। अब ये जो आपके पास में है वॉल्यूम वर्टिकल डिफॉर्मेशन जो हो रही है, ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन डिपेंड करेंगे आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। लाइक डिपेंड करेंगे किस पे? कंप्रेसिबिलिटी कैसी है सॉइल की, किसी सॉइल के पास में कितनी कंप्रेस होने की एबिलिटी है, किसी सॉइल के पास में कितनी कंप्रेस होने की एबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगी। डिपेंड करेगा आपके पास में किस पे डिपेंड करेगा आपके पास में कि भाई थिकनेस क्या थी सैंपल की, वॉइड्स कितने हैं उसमें अवेलेबल, उस सॉइल मास में वॉइड्स कितने प्रेजेंट हैं, वॉइड्स पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा स्ट्रेस कंडीशंस पे, स्ट्रेस कंडीशंस कैसी हैं, लोडिंग कैसे अप्लाई करवा रहे हो आप, बहुत हैवी मैग्नीट्यूड ऑफ लोड अप्लाई करवा रखा है या फिर बहुत लाइट मैग्नीट्यूड ऑफ लोड अप्लाई करवा रखा है, सिंपल पॉइंट है। ऑब्वियसली आपके ऊपर लोड ज्यादा आएगा तो क्या करोगे? ज्यादा कंप्रेस करोगे, कम लोड आएगा तो क्या करोगे? कंप्रेस कम करोगे, और अगर लोड आएगा ही नहीं तो मतलब क्या है? कंप्रेस नहीं करोगे। लिखो पॉइंट, द टोटल वर्टिकल डिफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टोटल वर्टिकल डिफॉर्मेशन, द टोटल वर्टिकल डिफॉर्मेशन, the total vertical deformation of soil under application of load, of soil under application of load, of soil under application of load is directly proportional to, of soil under application of the load is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to first compressibility of soil, is directly proportional to compressibility of the soil, is directly proportional to the compressibility of the soil। ये पॉइंट आया समझ में। सेकंड लिखो, अब ये compressibility of soil ये किसकी प्रॉपर्टी है? compressibility किसकी प्रॉपर्टी है? ये सॉइल की प्रॉपर्टी है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सॉइल की प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में मेंशन कर लो सॉइल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखो सॉइल प्रॉपर्टी है, ये एक सॉइल की प्रॉपर्टी है, सॉइल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीमेंट। अब ये किसकी कंडीशन है? ये लोडिंग कंडीशन है ना, ब्रैकेट में लिख लो लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन आ गया। थर्ड लिखो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल,
वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्लैश करके लिख लेना, थिकनेस ऑफ द सैंपल, 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 और ये लिखो ब्रैकेट में क्या, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस आ गया आपके पास में पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में लिखो द ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी में लिखो द ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखो द ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, upon the application of load, upon the application of the load। ठीक है, upon the application of the load, upon the application of the load on the soil, upon the application of the load on the soil, upon the application of the load on the soil। अब जस्ट समझो इसको पॉइंट कैसे है पॉइंट, upon the application of the load on the soil mass। ये सैंपल है, यहाँ पर है पानी प्रेजेंट और कुछ एयर भी है, कुछ एयर भी है, तो ये हो गया आपके पास में वाटर हो गया, ये हो गए आपके पास सॉलिड्स हो गए, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास में एयर हो गया, एयर हो गया, एयर हो गया। सो हमने क्या करा, इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करवाई, लोड अप्लाई करा दो, ये लोड अप्लाई करवा दिया। अब जब लोड अप्लाई करेंगे तो सॉइल में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम चेंजेस होंगे, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा, रिडक्शन होगा वॉल्यूम में। अब उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन पॉसिबल है आपके पास में, रीजन ऑलरेडी हमने कुछ डिस्कस कर लिया। जब हम इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करेंगे, देखो दो तरह के कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, जब हमने इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करी, लोडिंग अप्लाई करने पे होगा क्या, यहाँ पर ये जो पोर के अंदर एयर प्रेजेंट थी, पोर के अंदर क्या प्रेजेंट थी, एयर प्रेजेंट थी, पोर के अंदर एयर प्रेजेंट थी, आपने उसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करवाई। जब हम लोडिंग अप्लाई करेंगे पोर एयर के ऊपर, तो एयर क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। एयर में क्या होगा, बेसिकली कंप्रेशन होना शुरू होगा, एयर में क्या होगा, कंप्रेशन होना शुरू होगा। सो जब एयर कंप्रेस करेगी, कंप्रेशन मतलब क्या है, दब रही है एयर, दैट मींस रिडक्शन हो रहा है किसमें, वॉल्यूम में। आया समझ में, एक तो ये पॉइंट आया। सो द कंप्रेशन ऑफ द एयर, कंप्रेशन ऑफ द एयर आ गया पॉइंट आपके पास। जब हमने वाटर के ऊपर लोडिंग अप्लाई करी, वाटर पे भी तो लोड ट्रांसफर होगा, वाटर भी क्या करेगा, पोर वाटर कंप्रेस करेगा, पोर वाटर भी कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन हो रहा है, पोर वाटर में भी कंप्रेशन हो रहा है, दैट मींस क्या है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम हो रहा है। सो दूसरा पॉइंट आया निकल के। सो कंप्रेशन हुआ पोर एयर का, कंप्रेशन हुआ किसका, पोर वाटर का भी कंप्रेशन हुआ, पोर वाटर का भी कंप्रेशन हो गया। चलिए ये पॉइंट हो गया, क्लियर है। लोडिंग अप्लाई कर रहे हो सॉइल के ऊपर, सम ऑफ द लोड विल बी ट्रांसफर टू द सॉइल एज सॉलिड्स एज वेल, सॉलिड्स भी क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। सॉलिड्स पे लोड अप्लाई करोगे तो सॉलिड्स भी क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, सॉलिड्स की वॉल्यूम भी क्या करेगी, सॉलिड्स की वॉल्यूम भी क्या करेगी, बताओ, सॉलिड्स की वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी। लेकिन एक पॉइंट ये बार बार डिस्कस हो चुका आपका कि डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स विल बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर एंड वाटर के कंपैरिजन में। तो जो डिक्रीज हो रहा है सॉलिड की वॉल्यूम में, उसको क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट कर दिया। तो तीन पॉइंट आए निकल के, क्या, कंप्रेशन, कंप्रेशन हुआ एयर का, कंप्रेशन हुआ वाटर का, कंप्रेशन हुआ सॉलिड्स का। सिंस द कंप्रेशन ऑफ द सॉलिड्स इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर, वी हैव नेग्लेक्टेड इट। इसको क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंप्रेशन हो गया, चलो ठीक है, कंप्रेशन हुआ, अब एक्सपल्शन भी तो होगा।
एक्सपल्शन एक्सपेल आउट भी तो करेगा वाटर, वाटर एक्सपेल आउट भी करेगा एंड एयर भी क्या करेगी, एक्सपेल आउट करेगी। तो एक्सपल्शन करा दो, तो ये हो गया एक्सपल्शन, और इधर से करा दो इसका एक्सपल्शन। एक्सपल्शन हो गया, ये एक्सपल्शन हो गया, एक्सपल्शन तो वाटर एंड ये है एक्सपल्शन हो पोर एयर, एक्सपल्शन ऑफ द पोर एयर एंड ये है आपके पास में क्या, एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर, एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर। सो ये सब रीजन आ गए। जब एक्सपेल आउट होगा वाटर एंड एक्सपेल आउट होगी एयर, तब भी क्या होंगे उसमें, सेटलमेंट्स होंगे, वॉल्यूम चेंजेस करेंगे, सिंपल पॉइंट है। ये भी पॉइंट आए निकलते सामने। एक होगा क्या, सेकेंडरी प्लास्टिक रीअरेंजमेंट भी तो होगा प्लास्टिक सॉलिड्स का, क्या है मतलब उसको देखेंगे आगे, डिस्कस करेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन को। अभी के लिए बता दिया कि प्लास्टिक रीअरेंजमेंट होगा सॉलिड्स का। जब प्लास्टिक रीअरेंजमेंट होगा सॉलिड्स का तो इसका मतलब क्या है, तब भी क्या होगा सॉइल में, सेटलमेंट्स ऑब्जर्व होंगे। तो कितने सारे रीजन निकल कर आते हैं, कितने सारे रीजन निकल कर आए कि भाई एक्सपल्शन एयर का, एक्सपल्शन वाटर का, सॉलिड्स सॉलिड्स कंप्रेस कर रहे हैं, वाटर कंप्रेस कर रहा है, एयर कंप्रेस कर रही है, सेकेंडरी प्लास्टिक रेजिमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। ये सारे के सारे पॉइंट आपके पास में निकल कर आ गए सेटलमेंट्स होने के, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास में आए सेटलमेंट के। अब हमने इसमें से एयर वाले को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, एयर वाला जो था आपका वो ऑलरेडी सारा का सारा डिस्कस हो चुका है, उसमें कुछ नहीं उठाना यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बचता है, एक तो बचता है वाटर वाला पार्ट से, वाटर वाला पार्ट बचता है, वाटर के एक्सपल्शन की वजह से जो सेटलमेंट होंगे, और सेकेंडरी वाला जो पार्ट बचता है, सेकेंडरी प्लास्टिक रेजिमेंट वाला जो पार्ट बचता है, उसके बारे में बात करनी है आपसे। साथ साथ सॉलिड के कंप्रेशन से जो सेटलमेंट होंगे वो नेग्लेक्ट कर दिया, सॉलिड्स के कंप्रेशन से जो सेटलमेंट होंगे वो तो नेग्लेक्ट कर दिया आपने। तो ये सारे पॉइंट आ गए, लिखो इसको जरा पॉइंट्स को, क्या लिखना है लिखो, द वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉइल अकर्स ड्यू टू, ये डायग्राम बना लेना बाद में, मतलब ये डायग्राम बनाते चलो जो यहाँ पे बन रहे हैं। The volume change of soil occurs due to, the volume change of the soil occurs due to, किस किस की वजह से वॉल्यूम चेंज होंगे, देखो फर्स्ट ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ पोर एयर कोमा पोर वाटर, पोर एयर कोमा पोर वाटर कोमा सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स हो गया, ठीक है, सॉइल सॉलिड्स। सो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द पोर एयर पोर वाटर एंड द सॉइल सॉलिड्स, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखो, सेकंड है एक्सपल्शन ऑफ, रिपीट करना है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द पोर एयर कोमा पोर वाटर कोमा पोर वाटर कोमा एंड सॉइल सॉलिड्स, पोर एयर पोर वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड क्या है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर एंड वाटर ड्यू टू एक्सपल्शन एंड, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर एंड वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर एंड वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर एंड वाटर, पोर एयर एंड वाटर के एक्सपल्शन की वजह से सेटलमेंट होंगे। थर्ड लिखो, थर्ड, थर्ड क्या रीजन है, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, ये भी पॉइंट आ गया, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। चलो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लियर है, बताओ जरा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, क्या पोर एयर, पोर एयर क्या, पोर एयर एक्सपल्शन लिखा तो है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर एंड वाटर, ये लिखा है ना पॉइंट, तो लिखा तो है पोर एयर एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर एंड वाटर, पोर एयर एक्सपल्शन लिखा तो है आपने, दूसरा पॉइंट होगा आई थिंक शायद ये, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर एंड वाटर,
देखो, it is assumed that it is assumed that it is assumed that both soil solids it is assumed that both soil solids it is assumed that both soil solids and water in the voids and water in the voids and water in the voids both soil solids and water in the voids are incompressible are incompressible are incompressible, which means that are incompressible, which means that volume change in soils, which means that volume change in soils due to these factors, which means that volume change in soils due to these factors has been eliminated, has been neglected या फिर eliminated, has been eliminated या फिर neglected, has been eliminated या फिर neglected, eliminated या फिर neglected. चलो आगे देखो. So finally volume change happens due to volume change happens due to volume change happens due to first. अब देखो जरा सोचकर खुद से देखो ना, टोटल इतने सारे पॉइंट बताए थे आपको, पहले लिखे थे. इसमें से सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी को हटा दिया, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी को भी हटा दिया. किसकी कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ एयर की कंसीडर कर रहे हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कंप्रेसिबल नहीं है, दोनों कंप्रेसिबल हैं, लेकिन हम एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो जो बचा आपके पास में क्या क्या बचा? एक तो एक्सपल्शन ऑफ एयर बचा, कंप्रेशन ऑफ एयर बचा, एक बचा आपके पास में एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर बचा, और एक बचा प्लास्टिक अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड्स बचा. तो ये रीजन निकल कर आया आपके पास में. जो बचेंगे मेनली जो आप लेके चलोगे सेटलमेंट्स के लिए, लिखो जरा. फर्स्ट, compression and expulsion of pore air, compression and expulsion of the 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 pore air. इसके ब्रैकेट में लिख लो इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन. इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन, इसको कहते हैं इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पैक्शन कहा जाता है. इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पैक्शन, इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पैक्शन हो गया. सेकंड लिखो जरा. ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर. सेकंड है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर, due to expulsion of the pore water, due to expulsion of the pore water, due to expulsion of the pore water. इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन लिख दिया. इसके ब्रैकेट में लिख दिया प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन. थर्ड लिखो. थर्ड, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट. थर्ड है प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, plastic rearrangement of soil solids, plastic rearrangement of soil solids, plastic rearrangement of the soil solids. अब इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहते हैं. देखो सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इसका मतलब है सेकेंडरी कंसोलिडेशन. इट मींस सेकेंडरी कंसोलिडेशन. अब बताओ ये प्रोसेस आई नहीं है समझ में. अब इनके बारे में डिटेल डिस्कस करनी है बस. सो बेसिक हो चुका क्लियर, क्या है चैप्टर में, क्या करना है. अब तो बस टेक्निकल चीजें आगे डिटेलिंग डिस्कस करनी है इनकी सब. चलिए अब वन बाय वन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तीनों को लिखेंगे एक बारी पॉइंट्स. बताओ ये क्लियर है नहीं है पॉइंट? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? क्या मतलब था?
किस किस की वजह से फाइनली सेटलमेंट आप कंसीडर करके चलिए, बिकॉज जो वाटर वाला और जो सॉलिड वाला है उसको नेगलेक्ट कर दिया हमने। लिखो जरा। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो क्या, इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन। फर्स्ट हेडिंग आपके पास में इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन है। फर्स्ट पॉइंट है इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन इज द फर्स्ट पॉइंट। इनिशियल कंप्रेशन या फिर कॉम्पैक्शन इज द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है। लिखो इसमें क्या लिखना है, लिखो it takes place instantaneously, 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 it takes place instantaneously due to compression or expulsion of pore air, due to compression or expulsion of pore air, due to compression or expulsion of pore air, due to compression or expulsion of pore air after application of load, after application of load, after application of the load over soil, after application of the load over the soil, after application of the load over soil। अब इसमें तो डिटेलिंग कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं डिस्कस करने की, सारी चीजें हो रखी हैं आपकी ना। सिंपल बता दिया कि भाई एक लाइन लिखा दी है जस्ट, बाकी लिखो इसमें आगे करके ऑलरेडी डिस्कस्ड, आगे लिखो ऑलरेडी डिस्कस्ड, आगे लिखो ऑलरेडी डिस्कस, मतलब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एक लाइन लिखा दी जस्ट सिंपल, आगे लिखो। सेकंड वाले पे आते हैं, जो मेनली आपका जो मेन चैप्टर है कंसोलिडेशन, उसके बारे में बात करनी है यहाँ पे। तो लिखो सेकंड हेडिंग लिखो प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन स्लैश करके लिखना 1 डिग्री कंसोलिडेशन, 1 डिग्री कंसोलिडेशन भी कहते हैं प्राइमरी। अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं जब एयर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, तो ये इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉम्पैक्शन तो नहीं करा। अब दोनों के रीजन को समझो। ये जो हुआ है बेसिकली आपकी जो प्रोसेस हुई है, ये जो प्रोसेस आपकी हुई है ये हुई है नेचुरल लोड के अप्लाई करने पे, ये प्रोसेस हुई है आपकी नेचुरल लोड के अप्लाई करवाने पे ये प्रोसेस हुई है। अब वो लोड बेसिकली आपका परमानेंट लोड है जो आपने वहां पे लगा के रखा हुआ है। सिंस वो लोड हमने वहां पे परमानेंटली लगा के रखा हुआ है, तो वहां पे क्या हो रहा है बेसिकली कि वहां पे एयर दोबारा से एंटर नहीं करने वाली वॉइड्स के अंदर। कॉम्पैक्शन में क्या हो रहा था, कॉम्पैक्शन में हम एक मैकेनिकल डिवाइस के हेल्प से उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही आप डिवाइस से लगाओगे एयर बाहर जाएगी पूरी की पूरी, और जैसे ही आप डिवाइस को हटाओगे दोबारा से एयर अंदर एंटर करेगी वॉइड्स में। लेकिन अगर मैं परमानेंटली डिवाइस को वहां पे प्लेस कर दूं, एयर एंटर नहीं करने वाली वॉइड्स के अंदर, एयर नहीं रहेगी वॉइड्स के अंदर, अगर मैं परमानेंटली लगा के रखूंगा वो सॉइल के ऊपर अपना बेसिकली स्ट्रक्चर को। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड रहती है कॉम्पैक्शन प्रोसेस में, क्योंकि वहां पे सिंस द एप्लीकेशन द लोड इज नॉट परमानेंट, इसीलिए कुछ ना कुछ एयर दोबारा से एंटर करेगी वॉइड्स के अंदर, इसीलिए वो क्या होती है अनसैचुरेटेड रहती है, पूरी एयर नहीं निकल पाती। लेकिन सिंस यहाँ पे क्या है, एयर लोड को परमानेंटली अप्लाई करवा रखा है आपने, इसलिए एयर दोबारा से एंटर नहीं करने वाली वहां पे। ये रीजन निकल कर आता है कि पूरी एयर बाहर निकल जाएगी। वहां पर भी क्या होता है, जैसे लोड अप्लाई करोगे पूरी एयर सडनली बाहर जाएगी, लेकिन जैसे ही लोड हटाया फिर से दोबारा एंटर करेगी कुछ ना क्वांटिटी होगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ द एयर। तो इसीलिए कॉम्पैक्शन में अनसैचुरेटेड बोलते हैं। लिखो प्राइमरी कंसोलिडेशन में लिखो, या फिर इसको 1 डिग्री कंसोलिडेशन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज 1 डिग्री कंसोलिडेशन। लिखो इसमें इट इज ड्यू टू it is due to it is due to squeezing out, it is due to squeezing out, it is due to squeezing out स्लैश करके लिख लो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, it is due to squeezing out स्लैश करके लिखो एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर from a loaded soil, from a loaded soil, from a loaded soil, and will start only if, and will start only if, will start only if, will start only if the entire air is removed out, will start only if the entire air is removed out, start only if the entire air is removed out, if the entire air is removed out।
will start only if the entire air is removed out, only if the entire air is removed out from the sample, from the sample, from the sample, which means soil has become fully saturated, which means soil has become fully saturated. fully saturated, ठीक है, fully saturated. नाउ आगे लिखो, यहां तक लिखिए, आगे लिखो. प्राइमरी कंसोलिडेशन is completed when primary consolidation is completed when expulsion of pore water stops. Expulsion of the pore water stops. Is completed when expulsion of the pore water stops. And completed when expulsion of the pore water stops, and throughout the process of consolidation, throughout the process of consolidation, the degree of saturation remains 100%. The degree of saturation remains 100%. degree of saturation रहेगी आपके पास में 100%. अब बताओ जरा, इसमें क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स? एक बार पढ़ के देख लो जरा, जो बताया था वही लिखा है, एज सेम टू सेम. बताओ. चलो आगे लिखो. तो ये क्लियर हो गया इसके बारे में. एक और लिखो इसमें. इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, पता ही है. इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. सालों लग जाते हैं होते होते. इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. ठीक है. ठीक है, चलिए. नाउ बात आई है आपके पास में क्या. नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास में केस की भाई. तो प्राइमरी कंसोलिडेशन की कहानी क्लियर हो गई है कि क्या मतलब है प्राइमरी कंसोलिडेशन का. एक पॉइंट हो लिखो इसमें जस्ट. नेक्स्ट आगे लिखो करके, आगे लिखेंगे इसमें क्या हेडिंग डालो, सेकेंडरी कंसोलिडेशन. प्राइमरी हो गया, अब लिखेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन. सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन लिखो इसमें जरा. इट विल स्टार्ट आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन. It will start after primary consolidation. It will start after primary consolidation. It will start after primary consolidation is complete. Primary consolidation is completed and expulsion of pore water has stopped. And expulsion of the pore water has stopped. And expulsion of the pore water has stopped. Expulsion of the pore water has stopped. Expulsion of the pore water has stopped. ये फर्स्ट पॉइंट था. Expulsion of the pore water has stopped. आगे लिखो. If the volume change are still taking in the soil mass. Are still taking in the soil mass. If the volume changes, if the volume change are still taking place in the soil mass, are still taking place in the soil mass, even at constant load, even at the constant load,
even at the constant load, even at the constant load, with the passage of time, 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 without expulsion of pore water, without expulsion of pore water, without expulsion of the pore water, without expulsion of the pore water, then the volume change is because of, then the volume change, then the volume change, then the volume change, then the volume change is because of, then the volume change is because of secondary consolidation, then the volume change is because of the secondary consolidation. Is because of the secondary consolidation, then the volume change is because of the secondary consolidation. It's because of the secondary consolidation, then the volume change is because of the secondary consolidation. लिखो एक next point हो लिखो. It happens due to plastic. It happens due to plastic. It happens due to plastic. It happens due to plastic rearrangement. Happens due to plastic rearrangement. Happens due to plastic rearrangement of the soil solids, of the soil solids, of the soil solids, of the soil solids. Happens due to plastic rearrangement of the soil solids. अब बोलने का ये मीनिंग है कि भाई प्लास्टिक अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स मतलब क्या है आपके पास. पहली बात तो प्लास्टिक वर्ड आ रहा है यहाँ पे. प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक मतलब प्लास्टिसिटी. प्लास्टिक मतलब प्लास्टिसिटी तो कौन सी सॉइल में होगा? जिनमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, वो सॉइल जिन सॉइल में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उनमें होगा. जैसे कि सैंड और ग्रेवल में होगी क्या चीज? नहीं, सैंड और ग्रेवल में नहीं होने वाली है. सैंड और ग्रेवल में नहीं होगी. और कल एक पॉइंट बताया था आपको मैंने, हर एक फाइन ग्रेन सॉइल, बेसिकली हर एक फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में क्या बताया था कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं रखती है. ये पॉइंट भी बताया था आपको कि हर एक फाइन ग्रेन सॉइल के पास में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है. ये पॉइंट भी पता होना चाहिए हमें. तो ऐसा नहीं कि फाइन ग्रेन सॉइल है, हर एक तरह की फाइन ग्रेन सॉइल में प्लास्टिसिटी होगी. उन्हीं फाइन ग्रेन सॉइल में होगा सिर्फ जिनमें प्लास्टिसिटी होगी. और सैंड और ग्रेवल में तो वैसे ही होने वाला है. सैंड और ग्रेवल में तो वैसे ही होने वाला है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है. तो फाइन ग्रेन में भी सिर्फ उन सॉइल में जिनमें प्लास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी. अब कौन कौन से सॉइल है उसको लिख लेते हैं. तो पहली बात तो ये जो सेटलमेंट है आपको, ये जो सेटलमेंट है ये आपको कौन सी सॉइल में कंसिडर करना है? सिर्फ जो कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे, सिर्फ उन्हीं में कंसिडर करना है. हर तरह की सॉइल में कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हर तरह की सॉइल में प्लास्टिसिटी, हर तरह की सॉइल के पास प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है. लिखो नोट करके. इन कोर्स ग्रेन सॉइल्स लाइक gravel, in coarse grained soils like gravel, sand, pre-consolidated clay, pre-consolidated clay. अब क्या मतलब है? आगे आएंगे अपने आप टर्म धीरे धीरे. In coarse grained soils like gravel, sand, pre-consolidated clay. अब क्या मतलब होता है? pre-consolidation कब आ जाएगा समझ में आगे. pre-consolidated clay, pre-consolidated clay, secondary consolidation is negligible. Secondary consolidation is negligible. Secondary consolidation होता है negligible. Secondary consolidation is negligible. Secondary consolidation is negligible है. आगे लिखो. In highly plastic clays, in highly plastic clays, soft organic clay, soft organic clay, soft organic clay,
हाँ, सॉफ्ट ऑर्गेनिक क्ले लाइक पीट, लाइक पीट, PEAT, पीट. Secondary consolidation is significant. Secondary consolidation is significant. Secondary consolidation is significant. Secondary consolidation क्या होगा आपके पास में? Significant होगा. Secondary consolidation is significant और ब्रैकेट में लिख लो 10 से 20% ऑफ टोटल सेटलमेंट. 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 आया समझ में केस? तो इन तरह की सॉइल में जिनकी हाईली प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास में बहुत सिग्निफिकेंट होता है, उनके केस में उनके पास में बहुत हाई सिग्निफिकेंस इसका होता है. लगभग टोटल सेटलमेंट जो भी होगा उसका लगभग 10 से 20% किसकी वजह से आ जाता है? सिर्फ इस प्लास्टिक ग्रेडमेंट की वजह से आ जाता है. और अगर बात करेंगे कोर्स ग्रेड में, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, तो वहां पर तो नेग्लेक्ट ही कर दिया, क्योंकि होगा ही नहीं वहां पे नेग्लेक्ट कर दोगे. प्री कंसोलिडेटेड क्ले का मतलब क्या है, वो चीज आप आगे डिस्कस करेंगे. प्री कंसोलिडेटेड क्ले है ना, प्राइमरी, ये सब चीजें आगे आगे आएंगी आपकी, जस्ट निकल कर आएंगे इसी चैप्टर में. अभी देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अच्छा, क्या मतलब है यहाँ पर? जस्ट एक चीज देखो, इसमें प्लास्टिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है. प्लास्टिक अरेंजमेंट का मतलब सिंपल क्या है, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी. पहली बात तो क्या है, प्लास्टिसिटी वर्ड वहां पे निकल कर आ रहा है. प्लास्टिक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके पास में यहाँ पे ये है वाटर, सॉइल पार्टिकल है, और ये भी क्या है आपके पास, सॉइल पार्टिकल है. ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है. इन सॉइल पार्टिकल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा वाटर. इनके सरफेस पे प्रेजेंट होगा आपके पास में वाटर प्रेजेंट होगा. क्या कहते हैं इस वाटर को? ग्रेविटी वाटर, एडसॉर्ब्ड वाटर कहते हैं इसे, कहते हैं एडसॉर्ब्ड वाटर कहते हैं. एडसॉर्ब्ड वाटर कहा जाता है. तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है ना पार्टिकल्स के पास में, ये इस एडसॉर्ब्ड वाटर की वजह से ही होती है. ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है हमारे सॉइल्स के पास में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एडसॉर्ब्ड वाटर. प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है सॉइल. सॉइल डिफॉर्म हो रही है, रिमोल्ड हो रही है बिना कोई क्रैक डेवलप हुए, विदाउट फ्रैक्चर. डिफॉर्म हो रही है, रिमोल्ड हो रही है बिना कोई क्रैक डेवलप हुए. अब इसका मतलब क्या है, सिंपल, ये आपके पास में ये सॉइल थी, इसके ऊपर लोड अप्लाई हुआ. लोड कॉन्स्टेंट ही भले क्यों ना हो, लोड कॉन्स्टेंट ही क्यों ना हो, भले ही कॉन्स्टेंट क्यों ना हो, होगा क्या, इसके ऊपर ये वाटर है. तो इसे मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे होंगे आप कि जब इसके ऊपर आपने लोड अप्लाई करा, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेच हो रही है सॉइल आपकी, रिमोल्ड कर पा रहे हो आप उसको बिना कोई क्रैक डेवलप हुए, बिना फ्रैक्चर हुए उसमें कोई किसी तरह का. तो होता क्या है, ये जो आपके पास ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है आपके पास में वाटर की, एडसॉर्ब्ड वाटर की जो लेयर है, ये इस तरह से क्या करना शुरू कर देगी, स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है. स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेच, इन सॉलिड्स की, जो सॉलिड्स होते हैं, इनकी पोजीशन में कुछ ना कुछ रीएडजस्टमेंट निकल कर आता है. ये स्ट्रेच होने लग गई, ये जो एडसॉर्ब्ड वाटर की लेयर थी आपके पास में, इसकी वजह से क्या होता है, इन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ जो पोजीशन होती है वो रीएडजस्ट करती है. भाई स्ट्रेच हो गया एडसॉर्ब्ड वाटर का लेयर. अब जब एडसॉर्ब्ड वाटर की लेयर स्ट्रेच हुई, ये लेयर प्रेजेंट तो इसी पार्टिकल के ऊपर थी ना, तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, कुछ ना कुछ रीएडजस्ट करेगी अपने आप को नई स्ट्रेच लेयर के हिसाब से. तो जब ऐसा होता है उस समय पे क्या होगा, कुछ ना कुछ सॉइल में सेटलमेंट होगा, जिसको कहते हैं प्लास्टिक अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स. एडसॉर्ब्ड वाटर इसके लिए मेनली रीजन निकल कर आता है आपके पास, एडसॉर्ब्ड वाटर. तो ये है जस्ट आपके पास में प्लास्टिक अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड, जिनमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है. उन सॉइल्स में आपका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत सिग्निफिकेंट निकल कर आएगा. उन सॉइल्स में इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आएगा, सिग्निफिकेंट निकल कर आएगा. मुझे बता दो जरा, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई या नहीं होगी, कि भाई प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी शुरू कब होगा, वो सारी चीज आपकी क्लियर हो चुकी है. ये बताओ प्राइमरी शुरू कब हुआ, प्राइमरी कंसोलिडेशन कब शुरू हुआ, जब कॉम्पेक्शन कब हुआ शुरू, कॉम्पेक्शन जब कंप्लीट हुआ, फिर से पूरी की पूरी एयर का एक्सपेल्शन हो गया वॉइड्स में से, तो पूरी एयर का एक्सपेल्शन हो गया, उस समय पे शुरू हुआ. कॉम्पेक्शन प्राइमरी कंसोलिडेशन शुरू होने पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगी, 100 होगी. पूरी प्रोसेस में कैसी रहेगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पूरी प्रोसेस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसी रहेगी, 100% रहेगी. इस समय पे वॉइड्स में से एक्सपेल्शन बंद हो जाए वाटर का, मतलब क्या है, वॉइड्स में से वाटर का एक्सपेल्शन बंद हो गया, इसका मीनिंग क्या है,
1 डिग्री कंप्लीट हो चुका। अब 1 डिग्री कंप्लीट हो गया, 1 डिग्री कंप्लीट हो गया, वाटर का एक्सपल्शन बंद हो गया, लेकिन अभी भी सॉइल में सेटलमेंट हो रहे हैं, अभी भी सॉइल में सेटलमेंट हो रहे हैं, वाटर का एक्सपल्शन नहीं हो रहा, लेकिन सॉइल में अभी भी सेटलमेंट हो रहे हैं, सेटलमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। अब इसके लिए लोड बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उसी लोड पे होता रहेगा काम आपका। तो अगर अभी भी सेटलमेंट दिख रहे हैं सॉइल में, दैट मींस वो क्या है, एक तरह सेकेंडरी कंसोलिडेशन है वो, दैट इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन है आपके पास, सिंपल ये मतलब निकल कर आता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अब देखो नेक्स्ट आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं, आगे डिस्कस करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास में जो आएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ, रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ वाटर, रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ वाटर, rate of water, rate of expulsion of water, rate of expulsion of the water will depend on, will depend on rate of expulsion of the water will depend on। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द वाटर, यानी कि किस रेट से पानी का एक्सपल्शन होगा, किस रेट से पानी का एक्सपल्शन होगा, जिस रेट से पानी का एक्सपल्शन होगा दैट इज रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द वाटर। इसी को कह सकते हो आप रेट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। भाई प्राइमरी कंसोलिडेशन हो किस वजह से रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर। सो एक्सपल्शन पोर वाटर का हो रहा है, दैट मींस प्राइमरी कंसोलिडेशन भी तो हो रहा है। सो उसके बराबर में स्लैश करके लिख लो, रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर जो लिखा ना आपने, इसी को क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। रेट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, जो रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर है वही क्या है, रेट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन है, रेट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन है। तो आई पॉइंट समझ में। सो रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ दी पोर वाटर या फिर रेट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन विल डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा, इसका डिस्कशन करना है, किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ दी पोर वाटर या फिर रेट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है आपके पास में, वाटर को बाहर निकालना है, वाटर को सॉइल में से बाहर निकालना है, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई काम में, परमिबिलिटी आ गई, सिंपल। वाटर का एक्सपल्शन होना है वॉइड्स में से, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, परमिबिलिटी आ गई आपके पास, सिंपल। ये तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि परमिबिलिटी मतलब वाटर को बाहर निकालना है, मतलब वाटर को सॉइल में फ्लो करना है, सॉइल में फ्लो करेगा तभी तो बाहर निकलेगा ना। तो वाटर को बाहर निकलना है, सॉइल में फ्लो करना है, दैट मींस परमिबिलिटी। सो मतलब परमिबिलिटी बढ़ेगी, वाटर क्या करेगा, वॉइड्स में से जल्दी एक्सपेल आउट हो जाएगा, वाटर वॉइड्स में से जल्दी एक्सपेल आउट हो जाएगा, वाटर वॉइड्स में से जल्दी एक्सपेल आउट होगा। बट इसका ये मतलब है क्या कि ज्यादा वाटर एक्सपेल आउट होगा, क्या इसका ये मतलब है कि ज्यादा वाटर एक्सपेल आउट होगा, नहीं इसका ये मतलब नहीं है। वाटर जल्दी एक्सपेल आउट होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा, मतलब कि ज्यादा एक्सपेल आउट होगा, सिंपल। ठीक, चलो ये पॉइंट आया समझ में। अब जैसे दो केस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक आपके पास में है सैंड और दूसरी आपके पास में क्ले। एक सैंड आ गई, दूसरी क्ले आ गई। सैंड में पानी जल्दी बाहर निकलेगा, क्ले में जल्दी पानी बाहर निकलेगा, सैंड में जल्दी बाहर निकलेगा पानी, क्यों, परमेबिलिटी क्या है, हाई है, परमेबिलिटी जो है वो हाई है, इसलिए सैंड में पानी जल्दी बाहर निकल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि भाई आपके लिए पानी का जल्दी एक्सपेल होना, जल्दी एक्सपल्शन होना सही है, लेट एक्सपल्शन होना सही है, पानी जल्दी बाहर निकल जाए या फिर लेट, धीरे धीरे बाहर निकले, कौन सा केस ठीक है, कौन सा चीज हमारे लिए ठीक रहेगी कि पानी जल्दी बाहर निकले तो, या फिर दूसरा हो सकता है कि धीरे धीरे पानी बाहर निकले। लेट, लेट, धीरे, धीरे धीरे। अब देखो सेम, सबके आंसर सेम निकल कर आ रहे हैं, धीरे धीरे सही रहेगा, पानी का जल्दी बाहर निकलना, पानी का जल्दी एक्सपल्शन होना ठीक रहेगा। और देखो कैसे, देखो कैसे, इसका मतलब क्या है कि देखो दो चीज हो सकती है कि भाई या तो मैं आपको रोज परेशान करता रहूं, ठीक है, या फिर मैंने क्या करा, चलो आज परेशान कर दिया और आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। दो कंडीशन हो सकती है, या तो आज परेशान कर दो, या फिर हो सकता है कि जिंदगी भर रोज रोज परेशान करते रहो थोड़ा थोड़ा करके। तो कौन से वाला केस ठीक रहेगा आपको, कौन से वाले केस में ज्यादा ठीक रहेगा, पहले वाले केस में, अभी उस पर भी आ रहे हैं पॉइंट पे कि सेटलमेंट जल्दी ज्यादा हो जाएगी, उस पॉइंट पर भी आ रहे हैं। अभी पहले तो ये बताओ जो पूछा है उसका आंसर करो कि कौन सा केस दोनों में ज्यादा ठीक रहेगा।
आज वाला ठीक रहेगा कि आज एक बार जितना परेशान करना है उतना परेशान कर दो, उसके बाद में फ्री छोड़ दो। तो ऐसा ही केस होगा किसमें, नहीं परेशान तो होना पड़ेगा बिल्कुल परेशान बिल्कुल होना पड़ेगा। तो ऐसा ही केस आएगा आपका किसमें, सैंड के केस में ऐसा ही केस आएगा। क्ले में क्या हो रहा है, क्ले में रोज थोड़ा 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 पानी बाहर निकलता जा रहा है और वो पानी लंबे समय तक बाहर निकलता रहेगा, वो पानी जो है लंबे टाइम तक बाहर निकलता रहेगा। सैंड के केस में क्या हुआ, सैंड के केस में परमेबिलिटी हाई थी, तो जैसे ही आपने लोड अप्लाई करवाया, जैसे ही आपने लोड अप्लाई करवाया, सडनली क्या करेगा, पूरा का पूरा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अब देखो जरा, जब जब लोड अप्लाई करा हमने, लोड अप्लाई करा, लोड अप्लाई करने पे पानी जो है वो बाहर जाएगा। लोड आपने अप्लाई करवा दिया, कंस्ट्रक्शन चलनी है हमारी, लगभग 2 4 5 महीने लग जाएंगे कंस्ट्रक्शन होने में, 2 4 5 महीने लग जाएंगे कंस्ट्रक्शन होने में। तुमने आज अप्लाई करा लोड, परमेबिलिटी बहुत हाई है, जो सारा का सारा पानी बाहर निकलना था वो निकल गया, वो पानी बाहर जा चुका, क्यों, परमेबिलिटी हाई थी। अब जितने सेटलमेंट होने थे वो आज ही हो चुके, जितने सेटलमेंट होने थे पानी के बाहर निकलने की वजह से वो आज ही हो चुके। कब, जब आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन होने में भी तो 5 7 महीने लग जाएंगे ना। सो जब कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन चलते चलते 2 महीने 4 महीने में सारा पानी बाहर निकल जाएगा। आपको जितने भी सेटलमेंट मिलने थे वो सारे सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। क्ले के केस में क्या होगा, पानी एकदम बाहर नहीं निकलेगा सर, कई साल बाद पानी बाहर निकलना शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, घर बना दिया, घर बनने के बाद में 2 साल बाद वहां से पानी का एक्सपल्शन शुरू हुआ। अब पानी का एक्सपल्शन शुरू हुआ, पानी धीरे धीरे बाहर जाना शुरू हुआ, तो अब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब सेटलमेंट उसमें हो रहे हैं। अब उसमें सेटलमेंट हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन होने के बाद में। अगर सेटलमेंट ज्यादा हो गई कंस्ट्रक्शन होने के बाद, क्या उसको प्रिवेंट कर पाओगे अब, क्या उसको प्रिवेंट कर पाएंगे अब, नहीं, उसे अब प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हो चुकी, कंस्ट्रक्शन तो हो चुकी ना भाई। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मिलके जितने सेटलमेंट मिलने थे, मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जितने सेटलमेंट होने थे हो चुके, कंस्ट्रक्शन होने के बाद में कोई ऐसा सेटलमेंट नहीं हो रहा इन दी केस ऑफ द सेंड्स। लेकिन क्ले में क्या होगा, सेटलमेंट, क्ले में जो है सेटलमेंट वो लंबा चलता रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक, इवन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होने के बाद में भी आपको क्या है, बहुत लंबे समय तक सेटलमेंट होता दिखाई देगा वहां पे। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, ये प्रॉब्लम की बात है। और ये नहीं पता कि कब तक सेटलमेंट हो, 2 4 5 साल, 10 15 20 साल। स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर सपोज सेटलमेंट ज्यादा हो गया तो उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाएंगे हम, क्रैक डेवलप करेंगे पूरी बिल्डिंग में एकदम, ये कंडीशन आती है निकल कर। चलो ये समझ में आया। सो कौन सी चीज ठीक थी कि भाई जल्दी सेटलमेंट हो जाए, जितने होने हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हो जाए तो सही रहेगा आपका। ठीक है, चलो ये तो समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये तो बताया तुमने कि आज जितना परेशान होना है हो जाओ, कल परेशान नहीं होना चाहिए, मतलब रोज रोज परेशान वाले करने वाली दिक्कत में, चीज में दिक्कत है। आज वाला केस ठीक है। अब दूसरा दूसरा केस, परेशान कम करना है या ज्यादा करना है, आज परेशान कर रहे हैं, आज कम परेशान करो या ज्यादा परेशान करो, कौन सा केस ठीक रहेगा, कम वाला ज्यादा ठीक रहेगा। कौन सा केस ज्यादा ठीक रहेगा, कम वाला केस ज्यादा ठीक रहेगा, सिंपल, कम वाला केस ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। आज परेशान कर रहे हो, जितना करना है कर लो, लेकिन कम आज भी क्या होना चाहिए, कम परेशान होना चाहिए। अब कम परेशान होने का मतलब क्या है, सेटलमेंट भी तो कम होने चाहिए। भले ही आज सेटलमेंट हो रहे हैं सारे के सारे, लेकिन जो आज सेटलमेंट हो रहे हैं वो कम भी तो होने चाहिए। अब वो सेटलमेंट कम कैसे होंगे, सेटलमेंट कम कराने हैं आपको। कम करने का मतलब क्या है कि वॉइड्स में से पानी कम बाहर जाना चाहिए, वॉइड्स में से पानी कम बाहर जाना चाहिए। वॉइड्स में से पानी कम अगर बाहर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वॉइड में पानी कम प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि वॉइड में पानी कम प्रेजेंट है। और वॉइड में पानी कम प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, सॉइल के अंदर वॉइड्स में पानी कम प्रेजेंट है। और सॉइल के अंदर वॉइड्स में पानी कम प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि सॉइल के पास वॉइड्स ही नहीं है, क्योंकि सॉइल के पास वॉइड्स ही नहीं है। वॉइड्स में ही तो पानी स्टोर होता है, आके वॉइड्स में ही पानी स्टोर होता है, सॉइल के पास वॉइड्स नहीं है। अगर वॉइड्स नहीं है तो कम पानी रहेगा, कम पानी है तो कम बाहर जाएगा, कम बाहर भी जाएगा, इसी समझ में आती है, कम पानी बाहर जाएगा। अब सॉइल के पास वॉइड्स नहीं है, पानी कम बाहर जाएगा, ऐसा कौन सी केस में होता है, सैंड या ग्रेवल, सॉरी सैंड या फिर क्ले, सैंड या फिर क्ले, ऐसा क्ले में या सैंड में, ऐसा सैंड में होगा या क्ले में ज्यादा होगा, कि कम वॉइड किस में होंगे, वॉइड कम किस में होंगे, सैंड में, क्ले में, सैंड में होंगे, सिंपल। ये तो पहले दिन लिखा हुआ है हमने कि सैंड में एक अकेले वॉइड का साइज ज्यादा होता है, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या निकल कर आती है, कम निकल कर आती है। ये तो पहले दिन का पॉइंट है आपका, इतना क्यों टाइम लग रहा है इसमें सोचने में। भाई सैंड, ये चीज पहले डिस्कस हो चुकी, सैंड में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम बनेगी, लेकिन एक अकेले वॉइड का साइज ज्यादा रहेगा। क्ले में एक अकेले वॉइड का साइज छोटा रहेगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा आती है। मतलब ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हो किसमें, क्ले में आप ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हो, क्ले में।
तो सैंड में क्या है, वॉइड्स कम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है, मतलब कम पानी रहेगा, कम बाहर जाएगा, कम सेटलमेंट होंगे, और जो भी सेटलमेंट होंगे वो जल्दी हो जाएंगे, वो सारे के सारे सेटलमेंट आज ही हो जाएंगे। तो अब इन दोनों चीजों को कंपेयर करके बताओ कौन से वाली सॉइल बढ़िया निकल कर आ रही है, सैंड या फिर क्ले? सैंड या फिर क्ले? सैंड, सैंड वाला केस सही आ रहा है निकल के। तो यही तो पॉइंट था जस्ट। सो इसीलिए सैंड में दिक्कत नहीं हो रही, सेटलमेंट की दिक्कत किसमें है मेनली, क्ले में दिक्कत है। क्ले के ऊपर अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें दिक्कत निकल कर आएंगी सारी की सारी। इसीलिए जो मेनली हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे ना, मेन कंसर्न भी आपके पास में क्या है, क्ले ही है। क्योंकि सैंड में ना तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो रहा, सेकेंडरी भी नहीं है, और प्राइमरी भी कम है और जल्दी हो जा रहा है, तो दिक्कत है ही नहीं सैंड में तो कुछ किसी तरह की। क्ले में सेकेंडरी भी होता है, क्ले में आपका प्राइमरी भी बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, तो देखो कितनी दिक्कत निकल कर आ रही है। ये पॉइंट आते हैं यहाँ से समझ में। सो अब ये आगे आएगा आपका पॉइंट सेम टू सेम, अभी अभी समझा यहाँ पे दिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको पॉइंट ना। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेट ऑफ द कंसोलिडेशन। पहला पॉइंट आया आपके पास में रेट ऑफ कंसोलिडेशन में, क्या पॉइंट आया, रेट ऑफ कंसोलिडेशन में आपके पास में पॉइंट आया क्या, फर्स्ट लिखो, परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। रेट ऑफ कंसोलिडेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल, परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। अब पता लग गया परमिबिलिटी से कैसे फर्क पड़ेगा रेट पे, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल से कैसे फर्क पड़ेगा रेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। परमिबिलिटी अगर ज्यादा है दैट मींस रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बट क्या इसका ये मतलब है कि ज्यादा हो जाएगा कंसोलिडेशन, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, पानी जल्दी बाहर निकलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज्यादा निकल जाएगा। सो रेट ऑफ कंसोलिडेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको ना, कि भाई परमिबिलिटी से अफेक्ट पड़ता है किससे, रेट ऑफ कंसोलिडेशन के ऊपर। रेट ऑफ कंसोलिडेशन पे फर्क पड़ता है परमिबिलिटी से। सेकंड पॉइंट लिखो जरा, सेकंड पॉइंट है आपके पास में लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। सेकंड आपके पास में लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट द पॉइंट इज लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। फर्स्ट पॉइंट हो गया परमिबिलिटी वाला, परमिबिलिटी बढ़ेगी रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा जल्दी होगा। सेकंड आता है लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज, आफ्टर कंस्ट्रक्शन है, सपोज करो बिल्डिंग जो है हमारी, उसमें पहले फाउंडेशन आ जाएगी, पहले फाउंडेशन आ जाएगी, फाउंडेशन का लोड आ चुका सेंट पे, फाउंडेशन बनने के बाद ऊपर वाला फ्लोर डालोगे ना, तो फाउंडेशन का लोड तो आ चुका ना उस पर ऑलरेडी, तो फाउंडेशन के लोड की वजह से भी तो कंसोलिडेशन होगा। तो कंस्ट्रक्शन कर तो दी आपने, आपने फाउंडेशन बना दी मतलब आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, आपने फाउंडेशन बनाई मतलब आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है। ठीक, उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर वो भी लोड इंपोज करेंगे उसके ऊपर आकर। देखो नेक्स्ट है आपके पास में लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, इसमें दो केस आएंगे, एक होगा वन वे ड्रेनेज और दूसरा क्या होगा आपके पास में सिंगल सॉरी टू वे ड्रेनेज। एक केस होगा वन वे ड्रेनेज, दूसरा केस कौन सा होगा, टू वे ड्रेनेज का केस होगा। क्या मतलब है इसका, ऐसा कंसिडर कर लो एक केस, सपोज ये है कंडीशन, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके पास। यहाँ पर सब क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं। ये सब है आपके पास में पार्टिकल्स, ये सब सॉइल पार्टिकल्स हैं। ये सब सॉइल के पार्टिकल्स हो गए। सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, वॉइड प्रेजेंट है। पानी प्रेजेंट है वॉइड्स में।
ये वाटर आ गया, ये है यहाँ पे एक इम्परमेबल लेयर। इम्परमेबल लेयर है, दिस इज इम्परमेबल लेयर, ये इम्परमेबल लेयर हो गई। ऐसा ही सेम ये सब कंसिडर कर लो इधर। ये कंडीशन है, देखो जरा, ये दो केस कंसिडर करे और इधर भी क्या कर लो, यहाँ पे वॉइड्स में भी क्या है, सॉइल फुली सैचुरेटेड है। सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, पूरी तरह सैचुरेटेड सॉइल। अब क्या हो रहा है देखो जरा, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का मतलब क्या है, ये डायमेंशन मान लो है h, हाइट हो गई सैंपल की, थिकनेस हाइट ये भी कितनी है, h ही है आपके पास में, h है। अब लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का मतलब क्या है, दो केस आपने इसके अंदर कंसिडर कर रखे हैं। एक केस है आपके पास में वन वे ड्रेनेज, और दूसरा केस कौन सा है, टू वे ड्रेनेज का केस है। क्या मतलब है वन वे ड्रेनेज, वन वे ड्रेनेज का मतलब क्या है, ये हमने सॉइल कंसिडर करी है, कोई सॉइल का सैंपल कंसिडर करा, इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई कर लो, इस पे लोडिंग अप्लाई करवाई, ये लोडिंग अप्लाई करवाई, जब लोडिंग अप्लाई करेगी तो होगा क्या, वाटर विल ट्राई टू एक्सप्लाउड, पानी बाहर जाने की कोशिश करेगा, पानी बाहर जाने की कोशिश करेगा, चलो ठीक है, पानी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जस्ट इसमें समझना है कि लेंथ ऑफ ये वन वे ड्रेनेज और टू वे ड्रेनेज का मतलब क्या है आपके पास में, कि पानी के पास बाहर जाने के कितने रास्ते हैं। वन वे ड्रेनेज या फिर टू वे ड्रेनेज का मतलब है पानी के पास बाहर जाने के कितने रास्ते हैं, ये मतलब है सिंपल। अब जैसे जब इसके ऊपर पहले वाले सिस्टम के ऊपर आप कंसिडर करेंगे, तो पहले वाले सिस्टम पर जब आप लोडिंग अप्लाई करोगे पानी को बाहर निकलना है यहाँ से, सिंपल है कि बॉटम पर तो एक इम्परमेबल लेयर है, बॉटम पे इम्परमेबल लेयर है, तो बॉटम से पानी बाहर नहीं निकलेगा, बॉटम से पानी बाहर नहीं निकलेगा तो बाकी फिर कहां से जाएगा पानी बाहर, पानी कहां से बाहर जाएगा, पानी कहां से बाहर जाएगा, बॉटम से तो बाहर नहीं जा रहा क्योंकि बॉटम पे इम्परमेबल लेयर है। एंट्री 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 से ही नहीं, पानी इधर से भी तो बाहर जाएगा, साइड्स में से बाहर, साइड से भी बाहर जाएगा पानी, पानी जो है वो कहां से बाहर जाएगा, साइड्स में से भी तो बाहर जाएगा ना। बताओ यहाँ से साइड में से बाहर जाएगा नहीं जाएगा पानी, तो एक तो ऊपर से बाहर जाएगा, एक पानी जाएगा साइड से भी बाहर। लेकिन सिंस ऑलरेडी चीज बताई थी कि हम सेम इनफाइनाइट मान के चलते हैं, तो जो भी मेजरमेंट्स लेंगे, जो भी बात करेंगे वो किस डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो डायरेक्शन अवेलेबल है पानी के पास में बाहर जाने का वो सिर्फ क्या है, एक डायरेक्शन है, एंड दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन होगी, वो सिर्फ एक डायरेक्शन अवेलेबल है पानी के पास में बाहर जाने के लिए, एंड दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन होगी। तो पानी के पास बाहर जाने का कितना रास्ता है, एक रास्ता बचा पानी के पास में बाहर जाने का, यही तो रास्ता बचा पानी के पास में बाहर जाने का, ये वाला ऊपर से रास्ता जो है ऐसे इधर से, ये रास्ता बचा पानी के पास में बाहर जाने का, दिस इज द पाथ, ये है आपके पास में अवेलेबल। अब ये रास्ता बचा, चलो ठीक है, एक रास्ता बच रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर, जब एक रास्ता बचा यहाँ पे पानी के पास बाहर जाने का, तो इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आया वन वे ड्रेनेज का मतलब क्या है। अब इसमें हमने बात करनी है द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ कितनी होगी। वन वे ड्रेनेज का केस है, वन वे ड्रेनेज मतलब एक रास्ता है पानी के पास बाहर जाने का, इसमें लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या निकल कर आएगी वन वे ड्रेनेज के केस में, वन, अब लेंथ ऑफ ड्रेनेज का ये 2h नहीं होगी यहाँ पर। वन वे ड्रेनेज का मतलब क्या है, आप समझो इसको, वन वे ड्रेनेज के केस में पानी के पास एक रास्ता है बाहर जाने का, तो लेंथ ऑफ द ड्रेन पाथ का मतलब क्या है कि वो लेंथ जो कि सबसे दूर जो पानी का पार्टिकल था उसको बाहर जाने के लिए ट्रेवल करनी पड़ेगी, वो रास्ता, वो लेंथ जो सबसे दूर जो पानी का पार्टिकल था उसको बाहर जाने के लिए जो लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। सपोज यहाँ पर जो पानी का पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये पार्टिकल, ये तो एकदम बाहर निकल जाएगा, जो गेट पर बैठा हुआ है बिल्कुल एकदम, वो तो एकदम बाहर निकल जाएगा। जो मिडिल में पार्टिकल प्रेजेंट है, जो बीच में बच्चे बैठे हुए हैं, उनको क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बाहर जाने में। और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, जो सबसे नीचे बैठा हुआ था यहाँ पे, इसे लगेगा सबसे ज्यादा टाइम बाहर जाने में, इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बाहर जाने में। सो अगर इसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है बाहर जाने में, मतलब इसे कितनी लेंथ कवर करनी है बाहर जाने के लिए, वो क्या होगा आपका लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होगी। और इन दी केस ऑफ द वन वे ड्रेनेज, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ किसके इक्वल निकल कर आ रही है, इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द सैंपल, इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द सैंपल, h के बराबर निकल कर आ गई देखो।
सो इन द केस ऑफ द वन वे ड्रेनेज जो लेंथ ऑफ द सैंपल है वही किसके बराबर निकल कर आ रही है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ के बराबर निकल कर आ रही है। आई नहीं चीज ये आई है नहीं आई समझ में चीज बताओ जरा, ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, क्या मतलब था लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का, वो चीज क्लियर होगी आपकी। ठीक है, सो इन द केस ऑफ द वन वे ड्रेनेज जो लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ होगी दैट विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल, दैट विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल। ये पॉइंट यहाँ से आपके पास निकल कर आ रहा है। अब चलते हैं टू वे ड्रेनेज के केस में। इसमें पानी के पास में कितने रास्ते हैं बाहर निकलने के? अगेन साइड से भी निकलेगा पानी बाहर, लेकिन हम मान के क्या से चलेंगे, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से पानी बाहर जाएगा। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से पानी बाहर जाएगा, पानी या तो टॉप से बाहर जाएगा या फिर पानी बॉटम से बाहर जाएगा। अब ये तो हो गया टू वे ड्रेनेज, इसको बोलते हैं टू वे ड्रेनेज। अब टू वे ड्रेनेज में हमने बात करनी है कि भाई लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या निकल कर आएगी आपके पास में। देखो जरा, ये पार्टिकल है पानी का, ये पार्टिकल है, ये तो एकदम बाहर निकल जाएंगे, वो नीचे से बाहर आ जाएंगे इस तरह से। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए वो कौन से पार्टिकल को ट्रेवल करना पड़ेगा? जो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ था, जो बिल्कुल बीच में बैठा है उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मतलब इस वाले पार्टिकल को जो बिल्कुल मिडिल पे प्रेजेंट है एग्जैक्टली, उसे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। और वो डिस्टेंस कितना होगा? h/2 के बराबर वो डिस्टेंस निकल कर आएगा। h/2 डिस्टेंस आ गया निकल कर। सो ये क्या मतलब है इसका कि इन द केस ऑफ द टू वे ड्रेनेज जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ निकल कर आती है दैट इज इक्वल टू h/2, यानी कि हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द सैंपल आ जाएगी। अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये पूछ रहा था कि भाई रेट ऑफ कंसोलिडेशन की बात करनी थी। जल्दी कंसोलिडेशन किसमें से होगा? जल्दी कंसोलिडेशन होने का मतलब है पानी जल्दी बाहर किसमें से निकलेगा, किसमें से बाहर जाएगा पानी जल्दी? वन में या टू में? जब एक रास्ता है बाहर जाने का, फिर दो रास्ते हैं, दो रास्ते जब टू वे ड्रेनेज के केस में पानी क्या है, ज्यादा जल्दी बाहर जाएगा। ये पॉइंट आता है समझ में। तो ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों डायग्राम देख लो नोट करके, बाकी इसमें फिर एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। देखो देखो नोट करके। अच्छा ये वाला कौन सा केस है? ये वन वे ड्रेनेज का केस है, ये वन वे ड्रेनेज का केस है पहले वाला। और ये दूसरे वाला केस कौन सा है? ये टू वे ड्रेनेज का केस था। ये दूसरे वाला केस था आपके पास में, कौन सा केस? टू वे ड्रेनेज का केस है। तो इसमें लिख लो जरा, इसमें लिखो पॉइंट करके नोट करके। फर्स्ट लिखो फॉर टू वे ड्रेनेज, फॉर टू वे ड्रेनेज सिस्टम, for two-way drainage system, length of drainage path for two-way drainage system, length of the drainage path is equal to thickness of soil sample by 2 is equal to thickness of soil sample by 2 is equal to thickness of the soil sample by 2। ये आता है समझ में, thickness of the soil sample by 2 is equal to thickness of the soil sample by 2 हो जाएगा। thickness of the soil sample by 2। नेक्स्ट नोट लिखो, for one way drainage system, for one way drainage system, for one way drainage system, length of drainage path, length of drainage path is equal to thickness of the soil, is equal to thickness of the soil, is equal to thickness of the soil, is equal to thickness of the soil। बोलो ये आए नहीं आए समझ में दोनों पॉइंट? तो दोनों पॉइंट आए समझ में, भी डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। आपको देगा वन वे ड्रेनेज की कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये भी देख लेना। इम्परमेबल लेयर है बॉटम पे, मतलब वन वे का केस है, नीचे से पानी बाहर नहीं जाएगा। कोई ऊपर नीचे इम्परमेबल लेयर थी, मतलब दोनों तरफ से पानी बाहर चला जाएगा, मतलब टू वे ड्रेनेज का केस है। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है धीरे धीरे। चलिए एक लिख लो इसमें, थर्ड लिख लो लोडिंग कंडीशन। थर्ड फैक्टर है क्या? लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन का भी इफेक्ट पड़ता है, बढ़ाओगे आप लोडिंग तो पार्टिकल्स क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जल्दी ट्राई करेंगे बाहर निकलने का। थर्ड आता है लोडिंग कंडीशन। तो ये तीनों फैक्टर्स आ गए जिसके पास, जिस पे आपका मेनली डिपेंड करेगा क्या? रेट ऑफ द कंसोलिडेशन, रेट ऑफ द कंसोलिडेशन। सो ये तीन फैक्टर आपके पास निकल कर आ गए रेट ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में। चलिए
अगर अब ये पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी कि भाई सेटलमेंट है, कितने सेटलमेंट होंगे, क्या क्या रीजन रहेंगे, कैसे कैसे चीजें करनी है, वो सारी क्लियरिटी आती जा रही है। अब बात करें टोटल सेटलमेंट की। सो टोटल सेटलमेंट जो है किसके बराबर होगा? समीशन। टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्रेशन प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। इन दी केस ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल लाइक सैंड एंड ग्रेवल, सेकेंडरी हट गया, सेकेंडरी हट जाएगा, सेकेंडरी को हटा दिया आपने, बचेगा क्या? सिर्फ इनिशियल एंड प्राइमरी बच जाएगा आपके पास में, सिंपल प्राइमरी एंड वो बचेगा सिंपल। कोहेजनलेस के केस में, कोहेसिव वाले में तो आएगा ही वो भी। लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो टोटल सेटलमेंट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हेडिंग डालो टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज टोटल सेटलमेंट ऑफ द, नहीं इसमें कुछ लिखना है, टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। अब टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एस टी, एस टी इज इक्वल टू एस आई प्लस, इसको एक काम कर लो ना, इसे लिख लो एस जीरो प्लस एस वन प्लस एस टू, ये लिख लो। एस नोट, एस वन एंड एस टू। अब यहाँ पे एस नोट क्या है? एस नोट लिखो इनिशियल कॉम्प्रेशन है। एस नोट क्या था? इनिशियल कॉम्प्रेशन था। एस नोट इज इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्रेशन। एस नोट इनिशियल कॉम्प्रेशन हो गया। और एस वन क्या है? प्राइमरी कंसोलिडेशन है। एस वन है प्राइमरी कंसोलिडेशन, एस वन है प्राइमरी कंसोलिडेशन, एस वन इज इक्वल टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। और एस टू क्या है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन है। एस टू इज इक्वल टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा। चलिए अब लिखो नोट करके, फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स, फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स like sand and gravel, like sand and gravel and pre-consolidated clays and pre-consolidated clays and pre-consolidated clay, आगे आएंगी चीजें, pre-consolidation या फिर नॉर्मल कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल्स, अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल्स। तो क्या हुआ, क्या हो गया आपके पास में कि फोर कोर्स ग्रेन सॉइल्स लाइक ग्रेवल एंड सैंड एंड प्री कंसोलिडेटेड क्लेज, एस टी किसके बराबर हो जाएगा? एस टी विल बी इक्वल टू व्हाट? एस टी इज इक्वल टू एस नोट प्लस एस वन के बराबर हो जाएगा। एस नोट प्लस एस वन के बराबर हो गया। चलो तो ये पॉइंट आगे निकल गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए जरा। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। So the next point is consolidation characteristics. Consolidation characteristics. Consolidation characteristics. अब कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बेसिकली दो पॉइंट पकड़ के चलने हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट की सेटलमेंट होगा कितना और किस रेट से होगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कि कितना सेटलमेंट होगा, कितना सेटलमेंट होगा ये किसके इक्विवेलेंट है कि हमने पढ़ाई कितनी करी और किस रेट से करी, मतलब कितनी जल्दी करी। तो दोनों में पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कैसे? मान लो कि पढ़ाई तो ज्यादा कर ली, लेकिन ज्यादा पढ़ाई को कर रहे हो 15-20 साल में, बाद 15-20 साल लगा के, तो ऐसा नहीं करना। पढ़ाई ज्यादा करनी है और कब करनी है? कम टाइम में करनी है। तो यही तो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है सेम, कि भाई कितना सेटलमेंट हो रहा है एंड किस रेट से सेटलमेंट होगा, दोनों चीजें देखनी है हमने। कितना सेटलमेंट होगा किस पे डिपेंड करेगा? अभी तो बताया था आंसर, सेटलमेंट कितना होगा ये पर मिनट डिपेंड करेगा, लोडिंग पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा वॉइड्स पे। सिंपल वॉइड्स बोलने का मतलब क्या है कि भाई पोरोसिटी कितनी है वहां पे, वॉइड रेशियो कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। सो सेटलमेंट कितना होगा, सेटलमेंट कितना होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। पोरोसिटी कितनी है वहां पे, जितनी ज्यादा पोरोसिटी उतनी ज्यादा वॉइड्स, जितना ज्यादा पोरोसिटी उतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, उतना ज्यादा वाटर प्रेजेंट वॉइड्स में, उतना ज्यादा पानी बाहर जाएगा, उतना ज्यादा सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होगा किस रेट से, ये किस पे डिपेंड करेगा, कितनी तेजी से सेटलमेंट होगा।
सेटलमेंट किस रेट से हो गई, किस पे डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, सिंपल, ये डिपेंड करेगा परमेबिलिटी पे। सो द रेट ऑफ द सेटलमेंट विल डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेटलमेंट विल डिपेंड ऑन द वॉइड्स, विल डिपेंड ऑन द वॉइड्स। अब देखो जरा अगेन फिर से चैप्टर में वॉइड्स का खेल आ गया आपका। तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं रह रहा पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स में, जितने भी टॉपिक आपने पढ़ लिए, कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, ऐसा एक भी टॉपिक जिसमें आप वॉइड्स की बात नहीं करते। हर किसी में एक ही तो चीज चल रही है आपकी बस, जिसमें वॉइड ज्यादा है, वॉइड कम है, वॉइड छोटे साइज के हो गए, वॉइड बड़े साइज के हो गए, सिर्फ यही तो कहानी चलती आ रही है। सारे के सारे टॉपिक इसी पे निकल जा रहे हैं, पूरे का पूरा सॉइल मैकेनिक्स, और लास्ट तक यही चलता रहेगा, लास्ट टॉपिक तक पूरे। लिखो तो क्या है कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हेडिंग डालो टाइप ऑफ सॉइल। कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ द टाइप ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ द सॉइल। अब टाइप ऑफ सॉइल में जस्ट 2 पॉइंट लेके चलने हैं आपने। एक तो क्या है भाई कि रेट कंसोलिडेशन अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब के, और अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब वॉइड्स, वॉल्यूम, और वॉइड्स वॉल्यूम मतलब क्या, पोरोसिटी। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, लिखो नोट करके। अब ये समझा तो दिया ऑलरेडी टॉपिक, ये बता दिया है कि सेटलमेंट जल्दी किस में होगा, कौन सी सॉइल में, सैंड या फिर ग्रेवल, सॉरी सैंड या फिर क्ले। सेटलमेंट जल्दी किस में होगा, सैंड या फिर क्ले में, सैंड में जल्दी होगा। क्यों, रीजन बीइंग परमेबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है। सेटलमेंट कम किस में होगा, सैंड या फिर क्ले में। अभी तो अभी पूछा जल्दी किस में होगा, पूछे कम किस में होगा, अभी बता रहे हो क्ले बता रहे हो, बताओ आप क्ले में कम सेटलमेंट होगा, सैंड में कम सेटलमेंट होगा। तो सैंड तो दोनों फायदे दे रही है, सैंड एक तो सेटलमेंट कम दे रही है, दूसरा की जल्दी करा कर दे रही है। सो क्वांटिटी भी कम है और रेट भी तेज है, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, लिखो इसमें पॉइंट करके। सो कौन सॉइल बेनिफिशियल है हमारे लिए, सैंड सॉइल बेनिफिशियल है। देखो जरा, एट सेम लोडिंग कंडीशंस, at same loading conditions, at same loading conditions and for the same thickness of the sand sample, and for the same thickness of sand sample and clay sample। दोबारा रिपीट करता हूं, at same loading conditions, at same loading conditions and for the same thickness of, and for the same thickness of sand sample and clay sample, sand sample and clay sample, and for the same thickness of the sand sample and clay sample, sand will have higher rate of settlement, sand will have higher rate of settlement, sand will have higher rate of settlement while sand will have higher rate of settlement while the total settlement will also be less, while the total settlement will also be less, while the total settlement will also be less, total settlement भी कम निकल कर आएगा, while the total settlement will also be less, total settlement will also be less as compared to clay, as compared to clay, as compared to clay, as compared to clay, as compared to clay। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, समझ आया ना, क्लियर ये पॉइंट समझ में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। So the rate will be high and total settlement will also be less। ये आया पॉइंट समझ, चलिए देखो इसी में आगे कंटिन्यू करके। दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई a structure constructed on sand,
This is the reason why a structure constructed on sand, this is the reason why a structure constructed on sand will experience very little settlement the structure constructed on sand will experience very little settlement after it has been constructed. After it has been constructed. अब देखो जरा, ये लिख लिया पॉइंट सबने, ये आई थिंक ये क्लियर होगा सबको कि इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर आप जो कि कंस्ट्रक्ट करोगे सैंड के ऊपर, वो बहुत ही कम सेटलमेंट एक्सपीरियंस करेगा कंस्ट्रक्शन होने के बाद। कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसमें जो क्वांटिटी ऑफ सेटलमेंट निकल कर आएगी दैट विल बी वेरी वेरी लेस। सो अगर इतनी कम सेटलमेंट निकल कर आ रही है, सेकेंडरी तो है ही नहीं, सेकेंडरी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया सैंड में, तो प्राइमरी भी कहाँ बच रहा है फिर, बहुत ही कम है। सो क्या करेंगे, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पसेस, जितने भी प्रैक्टिकल पर्पस होंगे, थ्योरी में अगर आएगी चीज तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थ्योरी में कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर आएगा आपके पास में, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करोगे तो कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकली होगा ही नहीं, सेटलमेंट बहुत कम होगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो कंसोलिडेशन होगा इस बिहाफ, ये जो हो रहा है अभी बेसिकली सेटलमेंट, ये भी क्या कर देंगे हम, कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर थ्योरी में पूछेगा तो करना पड़ेगा कैलकुलेट। सो ये पॉइंट आता है, लिखो जरा नोट करके। Therefore, for all practical purpose, for all practical purpose, compressibility of coarse grained soil. Therefore, for all practical purpose, compressibility of coarse grained soil. For all practical purpose, compressibility of coarse grained soil. Compressibility of coarse grained soil on account of consolidation. On account of consolidation. On account of consolidation is neglected. On account of consolidation is neglected. On account of consolidation is neglected. अब बताओ जरा, ये आया समझ में कौन? फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस कंसोलिडेशन के बेसिस पे जो भी सेटलमेंट हो रहे हैं उनको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज क्लियर है? एक और नोट लिखो, एक नोट और करके लिखो, नोट करके। अब बताओ जरा, अब तो बात करी सैंड एंड क्ले में, अभी डिस्कस कर लिया सैंड एंड क्ले में, दूसरा डिस्कशन कर रहे हैं किसके अंदर, सैंड के अंदर। सैंड क्ले की तो बात हो गई, किसमें होगा क्या होगा, सैंड एंड क्ले की बात करते हैं हम। सो अब सैंड की बात कर रहे हैं। सैंड की कंडीशन चेंज कर लो जस्ट, एक सैंड है आपके पास में डेंस सैंड, दूसरी सैंड है लूज सैंड। एक डेंस हो गई इस बार, दूसरी क्या हो गई, लूज हो गई। बताओ जरा किस में ज्यादा होगा सेटलमेंट, कौन सी सॉइल में ज्यादा सेटलमेंट होगा, डेंस में लूज में? लूज में ज्यादा होगा, सिंपल लूज में ज्यादा होगा, है ना, लूज में ज्यादा होगा। ये बताओ स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्म साइज के, मैक्सिमम कितना वोल्टेज निकल कर आएगा सैंड में, वो मिनिमम है 0.91 है, 0.91 आएगी वैल्यू, 95 नहीं है, 91 है, 91 है। चलो, और मिनिमम कितना है, मिनिमम 0.35, बिल्कुल 0.35। इनफैक्ट ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछा गया कुछ एग्जाम में अभी रिसेंटली कि मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए हमें। चलो फिर लिखो इसमें जरा। अब ये बताई दिया आपने कि भाई डेंस सैंड में क्या होंगे, सेटलमेंट कम होगा एज कंपेयर टू लूज सैंड के कंपैरिजन में। लिखो जरा, नोट करके लिखो, डेंस सैंड्स आर मच लेस कॉम्प्रेसिबल। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन करके करेंगे कैलकुलेशन। नहीं तो देखो, वैसे डेरिवेशन पूछ तो आपसे कहीं रहा नहीं है,
डेरिवेशन के साथ जाना चाहोगे तो चले जाना, करा दूंगा उसको डेरिवेशन को। बस टाइम का लेकिन अभी मुझे लग रहा है जल्दी आने वाला है बर्डन थोड़ा सा सर पे, टाइम वाला इशू जो है, क्योंकि सब्जेक्ट सोच के चलो 50% सब्जेक्ट हुआ है अभी आपका, और आपको चाहिए कि इसकी डेरिवेशन भी करा दो, उसकी भी डेरिवेशन करा दो, ग्राउंड वाटर ये जो एक्वाफर है, एक्वाफ्लूड है, वो भी पढ़ाओ यहीं पे। तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा तो मैं दूंगा, बट अगर फिर आपसे कोई पूछेगा कि भाई सब्जेक्ट क्यों नहीं खत्म हो रहा, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि सर हमने सर को एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने में फंसा रखा है यहाँ पे, इसलिए सब्जेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़वा रहे हैं जो हमारे सॉइल में डिस्कस नहीं होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट खत्म नहीं हो पा रहा। मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आया समझ? तो डेरिवेशन करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक डेरिवेशन वो भी थी K1/K2 α1/α2 वाली। ओके सर, आपने हिसाब से पढ़ाए हैं तो करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बस ये टाइम वाला एक्चुअली में, एक तो कोशिश कर रहे थे ऐसे कि कुछ किसी तरह से ड्यूरेशन बढ़ाई जा सके, एटलीस्ट 3 घंटे की क्लास चाहिए सॉइल की मुझे, मतलब सही से टाइम पे खत्म करने के लिए सब्जेक्ट, बट 2 घंटे से ऊपर मिलती नहीं है, बताओ। 3 बजे छोड़ना पड़ता है आपको, क्लास रहती है 4 बजे, और सुबह पॉसिबल नहीं है, सुबह क्लास रहती है। नहीं, उस समय क्लास चलती है, उससे पहले भी यहाँ पर चलती है। हम्म। सर सॉइल ऑफलाइन अलाउ हो गया, सर सॉइल ऑफलाइन अलाउ हो गया, नहीं ऑफलाइन तो नहीं अलाउ हुआ है अभी, ये ऑनलाइन ही चल रहा है सॉइल तो। सर ने कहा, सर ने कहा तो अगर ऑफलाइन भी अलाउ होता है तब भी तो ड्यूरेशन 2 ही घंटे हो पा रही है। हमें सर ने कहा हाँ, अगर ऑफलाइन अलाउ हो गया है तब भी तो ड्यूरेशन 2 ही घंटे हो पा रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं है, बात है ड्यूरेशन की। जो चीज ऑनलाइन में पढ़ रहे हो 4 से होती है, हाँ 4 से क्लास होती है। नहीं सर, वो आने की बात कर रही है, 4 से होती है क्लास। अब ऑफलाइन में मेरे ख्याल से सब लोग तो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, सबका नहीं पता ना, सब आएंगे या नहीं आएंगे। अब मान लो 2 बच्चे ऑनलाइन आएंगे, 2 बच्चे फिर ऑफलाइन आएंगे। ऑफलाइन वाले कहेंगे कि 3:30 तक पढ़ाओ, ऑनलाइन वाले कहेंगे कि नहीं 3 बजे छोड़ो, हमें तो आरसीसी क्लास है हमारी थोड़ी देर बाद। तो अपना ज्यादा दिमाग में इधर उधर दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, सिंपल जो चल रहा है पढ़ाई करो आराम से बैठ के। सर ने बोला है दोनों अटेंड कर सकते हैं, दोनों अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अटेंड करोगे, ऑफलाइन भी अटेंड करोगे, मतलब सामने बैठकर भी पढ़ोगे, साइड में मोबाइल पे पढ़ोगे बैठ के। हम्म। दोनों में से एक, चलो ठीक है। सर आरसीसी वाली 5 बजे से हो जाए अगर, आई थिंक कि 5 बजे में सब लोग कंफर्टेबल नहीं है ना शायद, 5 बजे से हो, बट 5 में सब लोग कंफर्टेबल नहीं है। 5 में भी सब कहाँ कंफर्टेबल है, घर कब पहुंचेंगे देखो। चलो अब जैसा है, अब ज्यादा उसमें कोई फायदा नहीं है, अपना जैसे चल रहा है चलने दो। ऑलरेडी सब्जेक्ट इतना लेंदी सब्जेक्ट है, करने लगे तो 120-30 घंटे में भी खत्म नहीं होगा आपका, कोई लिमिट नहीं है किसी तरह की। बट एक एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आरसीसी के लिए सब आ रहे हैं ऑफलाइन, हाँ आरसीसी के लिए सब आ रहे हैं ऑफलाइन, तो सॉइल के लिए भी आ सकते हैं, सॉइल के लिए भी आ सकते हैं शायद। अब वो पता नहीं, वो तो आपको पता है कि सब आ सकते हैं नहीं आ सकते, वो तो आप लोगों को पता है कि सब लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। आ जाएंगे, आ जाएंगे। अभी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, आप सर से एक बार डिस्कस कर लेना। सर से, हाँ सर जल्दी आ जाएंगे। सर से डिस्कस कर लेना इसके बारे में कि सर ऑफलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं क्या। पहले टाइमिंग 5:30 से 8:30 थी, सो मैथ्स नहीं सर। तो जैसा भी है टाइमिंग का, जो भी आपको डिस्कस करना है, ऑनलाइन आने का ऑफलाइन आने का, वो आप सर से डिस्कस कर लेना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है मतलब कि किस तरह से क्या है, बस मेरा काम है यहाँ पे सिंपल आकर पढ़ाना। तो सर से डिस्कस कर लेना जो भी करना है इस बारे में। तो देखो टाइम तो ऐसे निकल गया, थोड़ी देर में क्या कहोगे कि 5 मिनट बाद छोड़ दो इनको, कि क्लास होगी हमारी, आरसीसी का टाइम हो चुका। 3 तो बज ही गए। तो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको आगे ना, नेक्स्ट आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 2-3 मिनट बची हैं, 2-3 मिनट में क्या बताऊँ बताओ।
बाकी ये है कि सब्जेक्ट तो लेंदी है, देखो इसमें सब्जेक्ट टॉपिक अभी बहुत बचे हुए हैं, ऐसे नहीं कि खत्म हो गया टॉपिक। अभी तो ये कंसोलिडेशन भी लेंदी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। रिटेनिंग वॉल चलेगा, वो भी टाइम लेगा, रिटेनिंग वॉल भी टाइम लेगा, आपका शेयर स्ट्रेंथ भी टाइम लेगा टॉपिक। हर टॉपिक ऐसे हैं जो कि 3-3 4-4 दिन लगाते हैं। फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन लगेगी 3-4 दिन आपके। तो मुझे तो लग नहीं रहा है इस महीने भी खत्म हो पा रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि एक तो क्लास छोटी चल रही है। अब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन में ये ऑनलाइन चला था, जब लास्ट ईयर चला था आपका ये सब्जेक्ट, तो उस समय तो कंटिन्यूसली 3.5-3 घंटे क्लासेस ली थी मैंने ऑनलाइन। तब जाकर उस सब्जेक्ट को जल्दी खत्म करा था, 4-4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाते थे बिना किसी ब्रेक के ऑनलाइन क्लास में। तो तब जाकर जल्दी जल्दी खत्म कर दिया था सब्जेक्ट। बट इस बार तो कंडीशन देखो, 2 घंटे से ऊपर हो ही नहीं पा रही। अब दो ही तरीके बसते हैं, दो ही तरीके बसते हैं कि भैया तो थोड़ा सा एक दो ऐसी चीजें जो कि रिक्वायरमेंट की नहीं है इस समय पे, उनको थोड़ा सा भी रहने दो करने को। जैसे कि डेरिवेशन हो गया कोई एक दो टाइप का, पूछ नहीं रहा कहीं से आपसे डेरिवेशन। डेरिवेशन भी तो ऐसी चीज है, आपका कहीं पे कन्वेंशनल पेपर दोगे, कन्वेंशनल से पहले 2 मिनट पहले देख लेना डेरिवेशन उठाकर कि हाँ इस तरह से डेरिवेशन करनी है, हो जाएगी डेरिवेशन। पेपर 1 में आपसे डेरिवेशन थोड़ी पूछ रहा है कोई। तो कुछ ऐसी चीजें जो जो कि टाइम कंज्यूम करेंगी फालतू, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट की नहीं है, अभी उन्हें थोड़ा सा भी स्किप करो। मेन जो चीज रिक्वायरमेंट की है, जिनसे क्वेश्चन आएंगे उनको तो उनका होना जरूरी है। चलो फिर इसको ओवर करो आज ना, आगे करते हैं फिर डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं बात। टाइम का जैसा भी है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का, वो सर से डिस्कस कर लेना, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है अभी। चलो थैंक यू एवरीवन।